जी पार्ट बी स्टार्ट कर दिया रिवीजन क्लास का हमने, और डिसीजन मेकिंग को रिवाइज कर लेते हैं। डिसीजन मेकिंग में दो ही चैप्टर्स थे। रेलेवेंट कॉस्टिंग, मतलब डिसीजन मेकिंग का चैप्टर तो 16 है। वैसे तो डिसीजन मेकिंग माशाल्लाह से आपको पता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी डिसीजन मेकिंग थी, सीवीपी एनालिसिस डिसीजन मेकिंग की ग्रेड में आता है, फिर रेलेवेंट कॉस्टिंग का चैप्टर, फिर नहीं लेबर का अपना है, उसकी डिसीजन मेकिंग आ जाती है नो डाउट, जैसे सवाल पर्चे में भी है। उसके बाद चौथा था हमारा ये डिसीजन मेकिंग का चैप्टर, सीवीपी एनालिसिस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और रेलेवेंट कॉस्टिंग। अब रेलेवेंट कॉस्टिंग बुनियाद है डिसीजन मेकिंग की, तो उसी से रिवीजन शुरू करेंगे। अब उसका सवाल नहीं है, तो उसका एक सवाल आपको हैंड आउट में दिया हुआ है, बड़ा कम्प्रिहेंसिव सवाल है। आपको नज़र आएगा कि सारी रेलेवेंट कॉस्टिंग तकरीबन उसमें रिवाइज हो जाएगी। इस पर हमें तकरीबन घंटा सवा घंटा लग सकता है, मसला नहीं है। उसके बाद फिर मेक और बाय और आउटसोर्सिंग जो है, फर्दर प्रोसेसिंग, मेक और बाय आउटसोर्सिंग या फर्दर प्रोसेसिंग, क्या सिर्फ फॉर्मेट ही रिवाइज कर सकूँगा, बाकी सवाल आपके पास मौजूद हैं, और शट डाउन का सवाल हम रिसेंट टाइम वाला कर लेंगे। तो ये हमारा प्लान होगा डिसीजन मेकिंग का। उसके बाद फिर सिर्फ एक सवाल रह जाएगा, वो है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का 6। हाँ, लेबर कॉस्टिंग भी आता है, 2 रह जाएंगे, ठीक है। तो बहरहाल डिसीजन मेकिंग पे तकरीबन 2 से ढाई घंटे लगेंगे। उसके बाद फिर 1 घंटे का काम है, बस 2 सवाल, वो बहुत आसान है, पता नहीं परसेंटेज जी। तो बेटा करो ना, क्यों नहीं करके आए अभी तक? कर लेते, मुझसे पूछ लेते, सोल्यूशन मौजूद है, खुद करो। मैंने कहा था खुद कराऊंगा, आज मैं कह रहा हूँ वो सवाल आप खुद करेंगे, क्योंकि मैंने कहा था प्रोसेस के बाद हम कर लेंगे, यानी आप भी कर सकते हैं। गो अहेड, सॉल्व करें, मसला आए तो मुझसे पूछें, जूम मीटिंग में भी मिलना है। उम्मीद बड़ी है, अल्लाह ने चाहा तो मसला नहीं आएगा। कुछ तो खुद भी करना है ना, ताकि थोड़ा सा प्रैक्टिस ये भी हो जाए कि चलो यार खुद भी सवाल करते हैं, हर काम ही मैंने करवाना है और आपने करना है, तो पर्चे में भी मुझे साथ लेके जाओगे। एफओएच का एक सवाल था जी, फैसल एंटरप्राइजेस का, इसको मैंने कहा था प्रोसेस कॉस्टिंग के बाद करेंगे, तो प्रोसेस कॉस्टिंग हो गई ना, अब हम करेंगे तो आप भी कर सकते हैं, आप करें, मसला आए तो आप उस मुझसे पूछें। बड़ा कम्प्रिहेंसिव सवाल है, अच्छा सवाल है, ठीक है। उसको बिल्कुल करिए, क्योंकि अभी टाइम है, पर्चे से पहले पहले करिए। अब जान छोड़ने दें बच्चों की, मुझे खुद भी कुछ करना है बच्चों ने। उसके बाद बच्चों ने मुझे हफ्ते में एक बार मिलना भी है, तो कोई मसला होगा उस सवाल में, वैसे तो शायद एक हफ़्ता में फ़िज़िकली भी अवेलेबल हूँ यहाँ पे किसी न किसी वक्त में, लेकिन आप उससे कतई नज़र, आपको अपनी जूम मीटिंग टाइम एक दिन पहले बता दिया जाया करेगा। आपको जो मसला हो आपने लिख लेना है, आप पूछ लेंगे, ठीक है, होगा नहीं इंशाल्लाह मसला। अच्छा जी, रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स कुछ याद आया? जब कर रहे थे तो ये चैप्टर हमारा बेस्ट था। डिसीजन मेकिंग में शायद इसी चैप्टर में हमें लगा था डिसीजन मेकिंग तो बड़ा आसान काम है, लेकिन पहले 3 दिन इसने भी क्या किया था, हमें घुमाया था, खपाया था, चाहे चीज़ नहीं होती है। उसके बाद रेलेवेंट कॉस्टिंग का चैप्टर हमें पसंद था। रेलेवेंट कॉस्टिंग का चैप्टर तो पसंद था, लेकिन फिर डिसीजन मेकिंग का टॉपिक आ गया। अच्छा, उसमें लिमिटिंग फैक्टर में लग रहा था बड़ी ज़िंदगी आसान है ना जी। फिर उसके बाद फर्दर प्रोसेसिंग में गए, हाँ ठीक है, एक आधा सवाल मुश्किल आया, मेक और बाय में नहीं, ठीक है, डिसीजन मेकिंग मसला। शट डाउन में जाकर फिर अब एक बार शट डाउन हुए थे, फिर थोड़ा सा रीस्टार्ट करना पड़ा था आपको, F5 किया, फिर उसके बाद काम चला। फिर सीवीपी आ गया, तो थोड़ा सा तसल्ली हुई, अच्छा है। फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट आई, ये बड़ा आसान है, फिर उसमें ऑप्टिमल स्टॉक आ गया, ओहो ये क्या हो गया। ये सारे उतार चढ़ाव आप गुजर आए हैं इंशाल्लाह। तो अब ऑप्टिमल सेफ्टी स्टॉक का 14% रिजल्ट वाला सवाल आपने किया है, मैंने कोई चीज़ नई नहीं बीच में की, मैंने कोई तरतीब नहीं छेड़ी। तकरीबन 70-80% वो सवाल हर बच्चे से हो ही जाना चाहिए था, ठीक है जी। चले खैर, आ जाएँ। ये सारे फॉर्मेट्स आपको रिवाइज़ कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले हमें, ये मैंने कॉपी पेस्ट किया, कोई गड़बड़ हो गई हो तो देख लेंगे। ओवरहेड्स, ऐसे नहीं, ओवरहेड्स ज़रा ज़बानी करते हैं पहले खुद। हाँ जी, ओवरहेड्स, ओवरहेड्स के बारे में हमारा क्या रूल था? ओवरहेड्स दो तरह के होते हैं, वेरिएबल और फिक्स्ड। वेरिएबल ओवरहेड्स आर ऑलवेज रेलेवेंट, क्योंकि वो प्रोडक्शन के साथ ही छिड़ते हैं, जबकि फिक्स्ड, अब पूरी डिसीजन मेकिंग में फिक्स्ड एफओएच अगर इंक्रीमेंटल नहीं है तो हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि डिसीजन के बदलने से उन्होंने बदलना नहीं होता। तो फिक्स कॉस्ट का रूल क्या था, फिक्स्ड ओवरहेड्स का रूल क्या था, कि फिक्स्ड ओवरहेड्स अगर एग्जिस्टिंग है, एब्जॉर्ब्ड, अपोर्शन, तो उनको हम इग्नोर करते हैं, और अगर एडिशनल है, इंक्रीमेंटल हैं, ड्यू टू डिसीजन चेंज हो रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या बन जाते थे, रेलेवेंट, ठीक है। फिर इनके डिफरेंट नेम्स भी थे। तो ये जनाब आपकी ओवरहेड्स वाली कहानी थी। इसकी तो तस्वीरें भेजी थी ना, बहरहाल फिर भी ये सारे हैंड आउट की तस्वीरें बनाऊंगा एक बार, आज मैं वेला हो लूँ, ठीक है।
मैं भेजूँगा, फिर मैं देखूँगा कुछ और अगर बन सका तो कोशिश करूँगा, लेकिन ये वाली तो मैंने भेजनी है। अब इसमें जैसे अब FOH के चैप्टर है, उसको मैंने वहीं चैप्टर में जाके रिवाइज़ कराया है, क्योंकि वो रिवाइज़ मैं करवाता नहीं हूँ, इस बार आपको करा दिया। वो इसलिए करा दिया कि थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि चलो ज़रा एक बात जहन में आ गई ना, सारी एक समरी बन गई है, बड़ा आसान सा लग रहा है, वो दोनों चैप्टर्स में से आ जाए, परिचय में आ जाए सवाल, ठीक है। अच्छा, तो वेरिएबल ओवरहेड्स हमेशा रेलिवेंट होते हैं और फिक्स्ड ओवरहेड्स एग्जिस्टिंग हो तो इररेलेवेंट। डिफरेंट नेम्स क्या थे? एलोकेटेड, एब्जॉर्ब, अपोर्शन, अप्लाइड या जनरल ओवरहेड्स का लफ्ज़ लिखा हो तो ये किसको डिनोट कर रहे होते हैं जी? फिक्स्ड FOH को, जो एग्जिस्टिंग वाले हैं, तो ये इररेलेवेंट। और अगर इंक्रीमेंटल हों, स्पेसिफिक हों, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हों, ये रेलेवेंट होते हैं क्योंकि ये एडिशनल है। अल्टरनेटिव नेम इसलिए लिखे, कभी इन नामों से भी आ जाए तो परेशान नहीं होंगे, कोई मसला। अच्छा, FOH के बाद फिर अगली चीज़ हमने क्या पढ़ी थी? इसके बाद किसके रूल्स पढ़े थे? नॉन करंट एसेट के। माशाल्लाह ये भी आपको जो नज़र आ गया, मैं माशाल्लाह कहने ही लगा था, ऐसे करके कहना चाहिए था, पूछना चाहिए था। एनीवेज, नॉन करंट एसेट्स के रूल्स हमने इसके बाद पढ़े थे। नॉन करंट एसेट्स में हमने, मुझे लगता है 3 कैटेगरीज बनाई थी, ठीक है। एक था हमारा एग्जिस्टिंग एसेट यूज़ हो जाए, दूसरा हमने न्यू लेना है, ख़रीद लें, तीसरा न्यू जो चाहिए वो किराए पे ले लें। जो तो एग्जिस्टिंग था उसके लिए हमने कहा था उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है, बुक वैल्यू है, उसकी डेप्शन एक्यूमुलेटर वाली है, ये सब की सब चीज़ें इररेलेवेंट होती हैं। अगर हमारा एग्जिस्टिंग एसेट इस्तेमाल होगा तो उसकी रेलेवेंट कॉस्ट मैक्सिमम ये हो सकती है कि वो अगर हमने आज इस्तेमाल कर लिया कॉन्ट्रैक्ट पे तो उसकी स्क्रैप वैल्यू लेट से या सेल वैल्यू फोरगो हो जाएगी, या आज उसकी सेल वैल्यू 100 रुपये है, कॉन्ट्रैक्ट पे इस्तेमाल कर लिया तो 20 रुपये रह जाएगी, फॉल इन मार्केट वैल्यू, ये रेलेवेंट हो जाती थी। सीधी सीधी बात ये थी। फिर एक मुश्किल सा केस भी हमने किया था उसके अंदर, जिसमें 2 ऑप्शंस भी इसमें आ जाते हैं। खैर वो तो सवाल के हिसाब से आपकी बुनियाद रेलेवेंट कॉस्टिंग की क्या है, इसमें हमने इंक्रीमेंटल कॉस्ट लेनी होती है डिसीजन की वजह से जो बदले। तो जब कभी स्पेसिफिकली इनमें कोशिश तो बड़ी की थी कि इनके अंदर कुछ ना बचे, और आपने देखा भी सवालों के अंदर कुछ नहीं बचता था। स्टिल कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जो इन सारी डिस्कशंस में ना हो, तो फिर बुनियाद तो अभी भी वही है। बुनियाद क्या थी? असल में चैप्टर पे फिर जाना पड़ेगा। बुनियाद क्या थी? बुनियाद थी हमारी रेलेवेंट कॉस्ट्स की वो चंद बातें। मैंने एक डेफिनेशन बताई थी आपको, रेलेवेंट कॉस्टिंग में 3 शराइत होती हैं रेलेवेंट कॉस्ट की। ये रेलेवेंट कॉस्ट की डेफिनेशन क्या थी? कितने गई डेफिनेशन? ये फ्यूचर एक्सपेंस होगा, कैश में होगा, एज अ रिज़ल्ट ऑफ डिसीजन हो रहा होगा। तो जब सारे रूल्स में बात ना पड़े तो ये असल रूल है जिसकी बुनियाद पे सारे रूल्स बने हुए हैं, इस पे वापस आ जाना, ठीक है। ये तो खैर मैंने कुछ एग्जांपल उस वक्त दी थी, ये उस ज़माने की बात है जब आप बड़ा पढ़ा करते थे, ये उसकी बात हो रही है। छोड़े फ़िलहाल, मैं तो सिर्फ ये दिखाने आया था, ये मैंने असल में वहाँ लिखा नहीं हुआ था। तो खैर फिक्स एसेट की बात हो रही थी। अगर हमने नया ख़रीदना है तो नए ख़रीदने वाले एसेट की 2 तरह से अकाउंटिंग करवा लेता है ICAP, ठीक है। अगर सवाल में लाइफ दे दे तो हम नए एसेट की कॉस्ट को उसकी लाइफ से डिवाइड करके जितना अरसा हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे इस्तेमाल होना है उतने अरसे की डेप्रिसिएशन रेलेवेंट कहेंगे। नए की कॉस्ट रेलेवेंट है ना, ख़रीदी क्यों रहे हैं, डिसीजन ये ले रहे हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट पर यूज़ करना है तो ख़रीदा ही क्यों, इसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो सारी कॉस्ट रेलेवेंट है, लेकिन सारी कॉस्ट को एक्सपेंस नहीं कर सकते जितना इस कॉन्ट्रैक्ट पे इस्तेमाल होना है। तो लाइफ से डिवाइड करके हमने उसको जितना अरसा कॉन्ट्रैक्ट पे इस्तेमाल होना उतनी डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। और अगर वो लाइफ ना दे, वो चेंज इन मार्केट वैल्यू दे दे। नया एसेट खरीद कर लाए हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, लाख रुपए का ख़रीदा है, जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा तो ये 70,000 का रह जाएगा। हमने कहा इसका मतलब 30,000 की फॉल मार्केट वैल्यू की इस वजह से। ये 2 ऑप्शन होते थे। और तीसरा ऑप्शन था, नया चाहिए था, रेंट पे ले आए। जो चाहिए था एसेट नया ना ख़रीदा, रेंट पे ले आए। तो अब रेंट पे लाएंगे तो हायरिंग कॉस्ट इज़ द, अब उसमें ऑप्शन बना लेगा, आज वाले सवाल में भी है, ऑप्शन 2 कर लेता था। एक ये ऑप्शन है जी फ़लाँ बंदे से किराए पे लेके आए, दूसरा है दूसरे से लेके आए, किराए डिफरेंट हैं, टर्म्स डिफरेंट हैं। तो जहाँ कहीं पे हमें 2 कॉस्ट्स में से कोई कॉस्ट चुननी पड़ती थी तो हम रेलेवेंट कॉस्टिंग में क्या करते थे, लोअर की तरफ जाते थे। और जहाँ कहीं रेवेन्यू में 2 ऑप्शंस आ जाएँ तो, और ये बिल्कुल एक कॉमन सेंस की बात है, ठीक है।
तो कोई भी डिसीजन मेकिंग का सवाल आए, आप इन बुनियादों के ऊपर रहते हुए आराम से मुश्किल तरीन सवाल में से भी अपने लिए पासिंग मार्क्स निकाल सकते हैं। तो सारा पर्चा मुश्किल भी नहीं होता, ठीक है, आसान पर्चा भी होता है। तुम्हारा पर्चा मुश्किल ना हो यार, ऐसे ना कहा करो, मुझे डर लगता है तुम्हारी इस बात से, ठीक है। सारा पर्चा बच्चों मुश्किल नहीं होता, 2 सवाल मुश्किल हो जाएंगे मैक्सिमम, क्योंकि अब तकरीबन ये बैलेंस होकर चलता है काम, 30% आसान, 30% एवरेज, 30% मुश्किल, 10% तो आप जहन से निकाल के जाया करें। आप क्या करें, 90 से लड़ना है, आराम से आपके नंबर आएंगे, यकीन कीजिए। सबसे आसानी से, मतलब बहुत कम बच्चे मुझे मिलते हैं ऐसे जो ये कहें कि CMA का पर्चा रह गया, R1 हरा लेते हैं, लग रहा होता है कि वो सही है, R1 में रह जाते हैं, अक्सर ऐसा होता है। CMA में मार्जिन बहुत, जो बच्चा लगा रहता है, करता रहता है, मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशंस हैं, तो इंशाल्लाह पास होगा। तो ये जनाब हमने पढ़ा, साथ थोड़ी सी गप्पें भी लगाई, आखिरी दिन है, वसीयतें भी साथ साथ चल रही हैं। नसीहतों के मरने से पहले बंदा वसीयतें करता है ना। तो अच्छा जी, नॉन करंट एसेट्स में एग्जिस्टिंग एसेट है तो ओरिजिनल कॉस्ट वगैरह को इग्नोर करना है, और रेलेवेंट कॉस्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉरगोन, ठीक है। ये इसी तरह से याद रखें, रेलेवेंट कॉस्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये तो पूरी बात लिख दी ना हमने, वो स्पेशल केस भी डाल दिया था बाद में। रेलेवेंट कॉस्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉरगोन, क्या मतलब, हम इसको इस कॉन्ट्रैक्ट पे इस्तेमाल कर लें, अगर ना करते तो रेंट पे दे सकते थे, तो रेंटल फॉरगोन रेलेवेंट कॉस्ट। अच्छा जी, रेंट पे नहीं दे सकते थे, बेच सकते थे, अब बेच नहीं सकेंगे, स्क्रैप वैल्यू फॉरगोन। अच्छा जी, बेच सकते थे पहले भी, अब भी बेच सकते हैं, लेकिन वैल्यू में फॉल आ जाना है, तो फॉल इन मार्केट वैल्यू। अब अगर ये तीनों ऑप्शन दे दे तो इनमें से कौन सा लोगे, इनमें से लोअर नहीं है, इनमें से लोअर नहीं है, ये लोअर दूसरे के लिए लिखा था हमने एंड में। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मींस आपको इनफ्लो होना है, आप रेंट पर दे सकते हैं, नहीं देंगे तो रेंटल फॉरगोन इज योर रेवेन्यू लॉस्ट। आप बेच सकते थे, कॉन्ट्रैक्ट पे यूज करेंगे तो नहीं बेचेंगे, तो स्क्रैप वैल्यू फॉरगोन इज योर रेवेन्यू लॉस्ट। आप आज बेचें लाख का, कॉन्ट्रैक्ट पे यूज करने के बाद बेचें तो 50,000 का, 40,000 का, तो 60,000 का फॉल इन मार्केट वैल्यू योर रेवेन्यू फॉरगोन। तो ये रेवेन्यू है, इसमें अगर 2 से 3 ऑप्शंस दे तो आप प्रूडेंट बने, आप तीनों में से, तीनों ऑप्शन आपके सामने हो, आप इसको बेच सकते हैं 50,000 का, आप इसको यूज़ करके बेचें तो आपको नुकसान आना है जो है वो 40,000 का, ठीक है। आप इसको रेंट पे दें तो आपको 70,000 रुपये मिलने हैं। तो पहले ये डिसाइड करें, अगर आपके पास ये कॉन्ट्रैक्ट ना होता तो आप इसके लिए क्या करते, इन 3 में से रेंट पे देते, सबसे ऊपर काम हो रहा है 70,000 में, बात समझ आई। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होता ही ना तो इस मशीन के 3 यूजेस आपको दे दे पर्चे में, आप रेंट पे दें 70,000 मिलेगा, आप आज बेच दें तो 60,000 मिलेगा मसलन, और आप उसको फॉल फिर तो आएगा नहीं, 2 ही आ सकते हैं, ठीक है। आज बेच दें तो 60 मिलेगा, रेंट पे दें तो 70 मिलेगा। तो पहले बताएं कॉन्ट्रैक्ट को साइड पे करके इस एसेट से क्या फ़ायदा लेना पसंद करेंगे, किराए पे देंगे। अब अगर आपने इसको, अब अगली बात, अब अगर आपने इसको इस्तेमाल कर लिया अपने कॉन्ट्रैक्ट पर, तो फिर फॉरगो क्या हुआ आपका, रेंटल। ये तो हो गया यहाँ से डिसाइड। अब एक चीज़ निकल आई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो फॉरगो करेंगे। दूसरा आपके पास ऑप्शन है, यार किराए वाले को किराए पे ही दे दो, बाहर मार्केट से सेकंड हैंड इसी तरह का मिल जाएगा यूज्ड एसेट, इसको रिप्लेस कर लेते हैं, ये किराए पे रहने दो, इसको रिप्लेस, यानी दिस इज लाइक न्यू, ठीक है। तो उस केस के अंदर क्या है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट आ जाएगी। यानी मैं अगर किराए पे देता हूँ तो मुझे किराया 70,000 मिलेगा, और मैं दूसरे बंदे से किराए पर ले लूँ या दूसरे बंदे से सेकंड हैंड ख़रीद लाऊं तो मुझे यही वाला 60 में मिल जाएगा, तो मैं किराए पर दिए रखूँगा, बाज़ार से अपने लिए उठा लाऊंगा। ये वो स्पेशल केस था जो शायद एक सवाल में आया था, और उस वक्त हमने फिर कहा था कि जी रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी आ जाए, तो पहले ऊपर से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉरगोन सेलेक्ट कर चुके थे कि ये है हमारा रेलेवेंट कॉस्ट, और नीचे आ गया ये रेलेवेंट कॉस्ट फॉरगो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉरगो ना करो बल्कि रिप्लेस कर लो। अब इनमें से, अब ये दोनों कॉस्ट हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉरगोन, ये कॉस्ट है, डिसाइड कर ली कि ये हमारी कॉस्ट है, दूसरा रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। अब इनमें से आप लोअर को उठा सकते हैं। एक स्पेशल केस था, सवाल आपके रिवीजन प्लान में पड़ा हुआ तो कर लेना। बहरहाल जिम्बाब्वे वाला चले गए, जिम्बाब्वे वाला नहीं था, रेलेवेंट कॉस्टिंग के चैप्टर में आया था, छोड़ो मिट्टी पाओ, बहरहाल समझ आ गई बात की। अच्छा, ये स्पेशल तरीन केस था, बाकी तो बहुत आसान होता है। अगर आपने
किराए पर लेना है तो रेंटल एक्सपेंस या हायर चार्जेस आपकी रेलेवेंट कॉस्ट, और अगर आपने नया खरीदना है, यूजफुल लाइफ क्यों है, तो डेप्शन ऑफ न्यू एसेट इज़, लेकिन कितनी जितनी कॉन्ट्रैक्ट पे यूज़ करनी है, इज़ रेलेवेंट। और अगर आपको फॉल चेंज इन मार्केट वैल्यू तो फॉल इन मार्केट वैल्यू आपकी रेलेवेंट कॉस्ट। कोई मसला? याद आ रही हैं बातें? भूली ही कहाँ थी आपको, भूली ही कहाँ थी आपको? मैं थोड़ा अर्सा गुजर गया था, एक दफ़ा सिर्फ उससे नज़र गुजारने की ज़रूरत है। जो आज रिंग वाला सवाल कराऊंगा, रिंग लिमिटेड इसीलिए रखा होता है आखिरी क्लास के लिए, उसमें आप प्रैक्टिकली ये काम करेंगे। मज़े की बात है उसमें वो भी है, लर्निंग कर्व भी आया उसी सवाल में, ठीक है। तो रेलेवेंट कॉस्ट के अंदर ही लर्निंग कर्व भी है उस सवाल में, फुल फ्लैज सवाल। अच्छा जी, मटीरियल की अगर बात करें तो मटीरियल में ज़रा रोले ज़्यादा थे, ठीक है, कोई बात नहीं, सॉरी मैं ज़रा भूल गया। हम अगर मटेरियल को प्रोड्यूस करें इन हाउस तो प्रोडक्शन कॉस्ट हमारे लिए रेलेवेंट कॉस्ट। क्या मतलब? मुझे जो कॉन्ट्रैक्ट रिसीव हुआ है, मैं गपशप लगा रहा हूँ इस वक्त, अभी इसी गपशप को सवाल में करेंगे तो ये अच्छे से और पक्की हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर रिसेंट टाइम का सवाल भी कर लेंगे। अगर ज़ौक हुआ तो एक ही गो में, नहीं तो एक छोटी सी ब्रेक करके आएंगे। सवाल पे इंशाल्लाह आपको आधा घंटा पौना घंटा लगना, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। अप्रोच अपनी रखेंगे हम। आई कैप की अप्रोच शट डाउन में तो बिल्कुल मैं कंटिन्यू शट डाउन में फॉलो नहीं करता, आपको पता ही है। आंसर मैच करता है हमारा, क्योंकि आई कैप चलता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के हिसाब से, ठीक है, उलट चलता है, जो कि मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसातिज़ा कराम कराते हैं ऐसे भी, वो बिल्कुल इफेक्टिव है, लेकिन हमने डे एंड पर आंसर पे ही पहुँचना है ना, कंक्लूजन पे ही पहुँचना है ना, तो जो सीधा आसान तरीका है वो करेंगे। आप देखेंगे इंशाल्लाह, जिसमें आपको 14% रिजल्ट नज़र आ रहा है, अपनी अप्रोच पे करिएगा। वो ज़िंदगी इतनी आसान है, आपको नज़र नहीं आएगी कोई वजह कि ये 14% ही सिर्फ क्यों पास हुए, बाकी क्यों नहीं हुए, ठीक है। बहुत आसान काम। बहरहाल मटेरियल के केस में हमने कहा था, अगर हम मटेरियल इन हाउस प्रोड्यूस करते हैं, भाई उसे कहें मार्कर्स ना चेंज कर दे, ये सारी लाशें गिरी पड़ी हैं, कोई काम का मार्कर नहीं था। हमने सबसे पहले पूछा था मटेरियल, कॉन्ट्रैक्ट आया, मटेरियल चाहिए, अच्छा खुद बनाते हैं, अच्छी बात है, बना लो और यूज़ कर लो। रेलेवेंट कॉस्ट विल बी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। लेकिन कौन सी कॉस्ट प्रोडक्शन की? रेलेवेंट कॉस्ट, रेलेवेंट कॉस्ट, ठीक है। आपको मटेरियल बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो वेरिएबल कॉस्ट ही उसके अंदर हो। ये एक साइड थी, इसको पहले कर लें। इफ़ मटेरियल इज़ प्रोड्यूस्ड, क्योंकि फिर तो अगर रोला पड़ जाना है परचेज़ वाले में, तो फिर अखीर हुई पड़ी है, ठीक है। तो अगर प्रोड्यूस है तो ये एक अलग अलग केस है। अगर आप आज वाले सवाल में ये भी है, रिंग वाले सवाल में प्रॉबेबली ये भी है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। अगर मटेरियल जो आपको रिक्वायर्ड है आप इंटरनली प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो रेलेवेंट तो कर लो प्रोड्यूस और यूज़ करो। रेलेवेंट कॉस्ट विल बी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये आपके लिए लिखा था। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, यानी रेलेवेंट कॉस्ट्स, रेलेवेंट कॉस्ट्स ऑफ प्रोडक्शन कहना चाहिए। हमने रूल तो पढ़ लिया है, मटेरियल का भी पढ़ रहे हैं, लेबर का भी पढ़ लेते हैं, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड्स पढ़ आए हैं, इवन फिक्स्ड एसेट भी। यानी आपको रेलेवेंट कॉस्ट प्रोडक्शन की लेनी है, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स्ड ओवरहेड्स भी आप डाल देंगे। तो ये आपके लिए क्या बन जाएगी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये है आपकी रेलेवेंट कॉस्ट, ठीक है। समटाइम्स मैन्युफैक्चर एंड परचेज बोथ ऑप्शंस आर गिवन। फिर क्या करेंगे? वो कहता है कि आप इन हाउस भी बना सकते हैं, बनाएंगे तो 50 रुपये में पड़ेगा, खरीदेंगे तो 60 में पड़ेगा, बना लें। और अगर बनाएंगे तो 50 में पड़ेगा, खरीदेंगे तो 70 में पड़ेगा, तो फिर भी बना लें। अच्छा सॉरी मैं भूल गया, बनाएंगे तो 50 में पड़ेगा, खरीदेंगे तो 35 में पड़ेगा। बाहर से खरीदें, बनाएं मत। तो अगर दो ऑप्शन दे दे तो लोअर को सेलेक्ट कर लेना। गॉट इट? भाई कश्मीर वाले कुछ कुछ यादें ताज़ा हो रही हैं, कुछ कुछ लग रहा है ये पढ़ा था कभी। अच्छा, अगली बात, मटेरियल चाहिए, बनाते नहीं हैं, ऑप्शन इज़ ओनली परचेज़ करना। अब अगला सवाल आता था, परचेज़ करना है तो क्या स्टॉक में है, क्या स्टॉक में नहीं है? नहीं, तीसरी भी थी, स्टॉक में तो है पर अब तरतीब तरतीब तरतीब। हम कहते थे मटेरियल चाहिए, बाहर से खरीदना है, क्या स्टॉक में अवेलेबल है? सबसे आसान केस, नहीं तो जाओ खरीदो, रेलेवेंट कॉस्ट विल बी परचेज कॉस्ट। ये सारी बातें भी सवाल में आप खुद बताएंगे मुझे इंशाल्लाह, क्योंकि आपको भूला कुछ नहीं, ये बताने के लिए बुलाया हुआ है। परचेज कर लो, रेलेवेंट कॉस्ट विल बी परचेज कॉस्ट। अच्छा, अगर अवेलेबल स्टॉक में है, स्टॉक में ये तो हो गया ना, स्टॉक में अवेलेबल। पहली बात, मटेरियल बनाते नहीं, खरीदना है, खरीदना है तो
स्टॉक में अवेलेबल है नहीं है, तो जाओ खरीदो। रेलेवेंट कॉस्ट क्या है? खरीदने की कॉस्ट। दूसरी बात, दूसरा सवाल करते थे, मटेरियल चाहिए, स्टॉक में है, हाँ जी है तो सही, लेकिन रेगुलर यूज़ में। हमने कहा फिर रेगुलर प्रोडक्शन को मत छेड़ो, स्टिल जाओ और खरीदो। मटेरियल इज़ अवेलेबल बट इट इज़ रेगुलरली यूज्ड बाय द एंटिटी। फिर भी क्या करो, बाहर से खरीदो। रेलेवेंट कॉस्ट विल बी कॉस्ट ऑफ परचेज। आगे लड़ाई शुरू होती थी, लेकिन इतनी भी लड़ाई नहीं। वो पहले दिन मुश्किल लगता था, यार ये बढ़ी जा रहा है बढ़ी जा रहा है। फिर एक दिन गुजरा, 2 दिन छोटी छोटी एग्जांपल साथ देखी, फिर हर सवाल में देखा तो रिलैक्स हो गया काम। और वो क्या था जी, मटेरियल स्टॉक में भी है और रेगुलर यूज़ में भी नहीं है। फिर उसके आगे 3 केसेस बने। स्टॉक में है, रेगुलर यूज़ में है, तो फिर तो ये आ गया। स्टॉक में है, रेगुलर यूज़ में नहीं है। अब अगली बात आई, कोई और यूज़, कोई अल्टरनेट यूज़। कोई अल्टरनेट यूज़ हो सकता है इसका, या वेला पड़ा है? बोलो, वेला पड़ा है तो फिर यूज़ कर लो। रेलेवेंट कॉस्ट कुछ भी नहीं, मुफ्त में मटेरियल मिल गया इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, क्योंकि संक कॉस्ट होती है पास कॉस्ट जितने का खरीदा था। तो अगर स्टॉक में है, रेगुलर यूज़ में भी नहीं है और कोई अल्टरनेट यूज़ नहीं है, तो मौजे मारो, छलांगें लगाओ, क्योंकि आपको इस अपने कॉन्ट्रैक्ट के लिए मटेरियल मिल गया जिसका कोई अल्टरनेट यूज़ ही नहीं था, वेला पड़ा था, आपने इधर यूज़ कर लेना है। रेलेवेंट कॉस्ट विल बी निल। तो क्या हुआ जी, मटेरियल इज़ अवेलेबल इन स्टॉक बट इट इज़ नॉट रेगुलरली यूज। तो फिर क्या करो, यूज़ करो इसको वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे, लेकिन रेलेवेंट कॉस्ट निकालते हुए छुपा कर चलें। क्या हुआ, हमने कहा जी जो ये पड़ा हुआ है इसको यूज़ तो कर लें, क्या ये कहीं और यूज़ हो सकता था? कैन नॉट बी सोल्ड एज स्क्रैप, कैन नॉट बी यूज एल्सवेयर। तो फिर क्या करो, रेलेवेंट कॉस्ट को, इसको यूज़ करना है पहले क्या क्या, लेकिन रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? नील। और अगर ये अल्टरनेट यूज़ इसका है, क्या अल्टरनेट यूज़ है? ये स्क्रैप के तौर पे बिक सकता है, तो फिर इसको यूज़ करो। अब आपने रेलेवेंट कॉस्ट आपकी क्या है, आपने स्क्रैप वैल्यू, नेट स्क्रैप वैल्यू फॉरगो की। एग्जांपल्स अभी दिखाता हूँ, एग्जांपल्स की थी एक एक बात की, ठीक है जी। तीसरा केस तीसरा तो ख़तरनाक केस था, बल्कि चलो पहले कौन सा देख लेता हूँ। हाँ, ख़तरनाक केस ही है तीसरा। मैंने कहा तरतीब से चले ना, वरना सामने आ जाएगा। ख़तरनाक केस क्या था, मटेरियल पड़ा है, स्टॉक में है, रेगुलरली यूज़ भी नहीं होता, इसको कॉन्ट्रैक्ट पे यूज़ कर लेंगे। लेकिन अगर इसको कॉन्ट्रैक्ट पे यूज़ ना करते तो ये गले में पड़ी हुई मुसीबत था। इसको उल्टा डिस्पोज करने पे ही उस वक्त होता ना, काश कि ये डायलॉग आ गया होता तो हम ये उस वक्त करते। उल्टा डिस्पोज करने पर कॉस्ट पड़ेगी, उल्टा कॉस्ट ही पड़ेगी। मतलब अगर ये कॉन्ट्रैक्ट में यूज हो जाता है तो ये कॉस्ट सेविंग आएगी। तो रेलेवेंट बेनिफिट था, कहेंगे यूज करो बचत हो गई। अब रेलेवेंट कॉस्ट नहीं है बल्कि रेलेवेंट बेनिफिट। जितना मटेरियल यूज हो गया उतना डिस्पोज अब नहीं करना पड़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपकी कॉस्ट की बजाय उल्टा, क्योंकि जितने का खरीदा था वो तो संक कॉस्ट थी, उल्टा क्या आ जाएगी, सेविंग। तरीका क्या है, रेलेवेंट बेनिफिट्स में ले लो, या मैंने आपको कहा था कॉस्ट में चलते हुए ही माइनस माइनस चल रहा हो तो इसको पॉजिटिव लिख देना, ठीक है। तो तीसरा केस क्या था, मटेरियल अवेलेबल भी है स्टॉक में, मेरे दोस्त बड़े मौके पे आए हो लेकिन थोड़ा सा लेट हो गए हो, पर अभी बड़े मौके पे हो। मटेरियल स्टॉक में अवेलेबल भी है, रेगुलरली यूज़ भी नहीं हो रहा, तो हम यूज़ करेंगे वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे, लेकिन ये बिकता नहीं था, इसका कोई अल्टरनेट यूज़ भी नहीं था, स्क्रैप के तौर पे नहीं जा रहा, उल्टा गले पड़ी हुई मुसीबत है। कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ, लेकिन बाय इनकरिंग डिस्पोजल कॉस्ट। मैंने कहा था केमिकल ऐसा खतरनाक है कि कहीं दूर जाकर इसको डिस्पोज करना पड़ेगा। हमारा लीगली हमारे ऊपर ये लॉ है, लॉ में लिखा हुआ है कि हमने इसको डिस्पोज करना है, फलां जगह पे जाके इसको दफन करना है इस वेस्ट को। अब वो इस प्रोडक्ट में यूज़ हो जाएगा तो वो हमें उस कंपनी को, कैरेज कंपनी को पैसे देकर चीज़ें वहाँ पे पहुँचा कर डिस्पोज करने की बचत हो जाएगी। तो ये बचत क्यों हुई, इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। तो ये कॉन्ट्रैक्ट की वजह से सेविंग मिली है हमें। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ना आता तो ये कॉस्ट हमें इनकर करना पड़ती। ठीक है अहमद भाई, समझ आइए, कुछ नहीं आ रही समझ? आ रही है, थोड़ी आ रही है, ठीक है जी। आपको कितनी समझ आ रही है? सारी आ रही है, अच्छा जी। तो कैन बी डिस्पोज, अभी एग्जांपल्स देखते हैं। तो फिर सेविंग इन डिस्पोजल कॉस्ट आपकी रेलेवेंट कॉस्ट सेविंग है, ये रेलेवेंट बेनिफिट है, रेलेवेंट इनकम बन गई। भाई बेनिफिट के 2 तरीके होते हैं, रेलेवेंट बेनिफिट 2 तरीके से आ सकता है, आपका रेवेन्यू बढ़ जाए या जो आपकी कॉस्ट होनी थी वो बच जाए। कॉस्ट सेविंग भी तो एक बेनिफिट है, कैश जेब में आ जाए
या जो निकलना था वो बच जाए, दोनों ही आपको बेनिफिट, दोनों तरह के बेनिफिट्स हैं। ठीक है जी भाई। जैसे किया था सवालों में, अभी एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आखिर में वो आईकेप का फेवरेट केस था जिसमें वो कहता था मटेरियल स्टॉक में भी पड़ा है, रेगुलरली यूज़ भी नहीं हो रहा, लेकिन ये है ना हम कहीं और यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कहीं और यूज़ नहीं, कंट्रीब्यूशन लॉस नहीं, कहीं और वो लेबर में था, यहाँ पे था कहीं और यूज़ कर सकते हैं। यानी कि मैंने एग्जांपल्स बनाई, अभी दिखाता हूँ। मैं अभी फिलहाल सिर्फ ज़बानी थोड़ा सा आपको, जैसे आपने इसको रिवाइज़ करना है, रट्टे लगाने नहीं बैठ, मैं तो बहुत टाइम लगा दिया ना, पहली बार कर रहा हूँ। आपने इसको कैसे रिवाइज़ करना है, ये सफ़े आपके पास मौजूद हैं, आपने पहले दिमाग में मैसेज, मैंने जैसे छुपा के मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। आपने मटेरियल के सामने रखना है दिमाग में, ये टेबल आपके सामने खुला होगा, दिमाग में आपने 1 2 3 4 5 करना है, उसके बाद देखना है, हाँ बिल्कुल ठीक, ये सारे 5 केसेस मैंने ले लिए। आगे फिर लेबर के लिए आंखें बंद, ये रिवीजन का तरीका है। 10 मिनट में सारे रेलिवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स रिवाइज हो जाएंगे, जो भूले भी नहीं है आपको। 10 मिनट भी ज़्यादा बोल दिया मैंने, 5 मिनट में तो रिवीजन करेंगे, इसको ऐसे देख लेंगे, उसके बाद फिर सवालों पे जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं देखा छुपा के चल रहा हूँ। अब क्या है जी, ऐसे अब आप कर रहे होंगे दिमाग में कि जी मटेरियल रेगुलरली यूज़ नहीं हो रहा, स्टॉक में पड़ा है, यूज़ करेंगे, लेकिन अगर लेट्स से ये मटेरियल ए है, ये प्रोडक्ट एक्स के अंदर यूज़ हो सकता है, ये मटेरियल एक्स की जगह यूज़ हो सकता है, तो इसका अल्टरनेट यूज़ क्या है? अगर हम इसको अपने इस कॉन्ट्रैक्ट पे यूज़ ना करें तो एक्स की जगह यूज़ कर सकते हैं। एक्स हमने बाहर से ख़रीदना था, अगर एक्स की जगह इसे यूज़ कर लेंगे तो एक्स बाहर से ख़रीदना नहीं पड़ेगा, तो ये भी सेविंग मिली हमें। लेकिन ये ए एक्स की जगह इस्तेमाल करने के लिए थोड़ा टीप टाप तो करना पड़ेगा, इसको थोड़ा इसको सेट करना पड़ेगा, थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो इसकी मॉडिफिकेशन कॉस्ट आती थी। तो हम कहते थे जो बाहर से एक्स खरीदने से बचत हुई वो लेट्स से 15 रुपये पर यूनिट हुई, लेकिन इसको एक्स की जगह यूज़ करने के लिए मुझे 3 रुपये की मॉडिफिकेशन कॉस्ट भी पड़ गई, तो मुझे क्या फोरगो करना पड़ा? 12। और अगर मैं इस ए को ही स्क्रैप के तौर पे बेचता तो मुझे 10 रुपये मार्केट से मिलने थे, तो क्या करूँगा? पहले ये डिसाइड कर लें, 10 रुपये का मार्केट में बेचूंगा या इसको एक्स की जगह यूज़ करके 12 रुपये बचाऊंगा। अब मैंने इनमें से हायर को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद अगर मैंने अब इसको अपने कॉन्ट्रैक्ट पे यूज़ किया तो आई हैव फोरगोन नॉट 10 बट 12। ठीक है, सही है। चलो अब इसको देख लेते हैं। कैन बी सोल्ड एज स्क्रैप, 10 रुपये का बिक सकता था, अभी बताया मैंने, और कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ एनी अदर मटीरियल आफ्टर मॉडिफिकेशन, तो रेलिवेंट कॉस्ट विल बी हायर बेनिफिट फॉर। अब ये चारों केसेस की एक एक एग्जाम्पल बनी हुई थी जो मैंने आपके लिए यहाँ पर रखी हुई है। ऐसी बात नहीं है, भाई ने पूछा कैसे ट्रीट करेंगे, तो भाई ऐसे ट्रीट करेंगे। ये क्लास नहीं ली थी आपने, ये क्लासें ली नहीं थी, भूल गए आप, भूल गए हर बात, हमारा प्यार ना भूलना बस। ठीक है, अगर मटेरियल के 2000 यूनिट ए मटेरियल के पड़े हैं जो कि हमने खरीदे थे 250 के, तो ये 250 का खरीदना जो है ये रेलेवेंट नहीं है। फिर कोई और यूज़ नहीं है, स्क्रैप के तौर पे नहीं बिक सकता, तो इसको यूज़ करें, रेलेवेंट कॉस्ट विल बी नील। अब जो आपका रेलेवेंट कॉस्टिंग का सवाल चल रहा होगा उसमें मटेरियल ए की रेलेवेंट कॉस्ट क्या लोगे? नील, मुफ्त में मिल गया। ठीक है, दूसरा केस बी मटेरियल बी कोई है, ठीक है, अब ये 4 मटेरियल 5 मटेरियल दे सकता है ना सवाल में। ठीक है, तो कोई एक मटेरियल एक की ये इन्फॉर्मेशन थी, आपका सवाल ही है ये, पर्चे में ऐसे ही सवाल होता है। अभी देखना, पास पेपर का सवाल है, 2020-21 में आया था बैंक वाला। मटेरियल बी भी आपके पास एक पड़ा हुआ है, आपको इस कॉन्ट्रैक्ट पे चाहिए, 1500 यूनिट्स बी के पड़े हैं जो आपने 350 खरीदे थे, 350 को काट दिया। अब इसको आप कुछ और किसी और यूज़ में नहीं ला सकते। हाँ, इसको एज अ स्क्रैप बेच सकते हैं 50 रुपये का, लेकिन 3 रुपये वो कबाड़िए के पास भेजने के आपको ही खर्च करने पड़ेंगे। ये ना हो तो 50 मिल जाएंगे, ये है तो 47 मिलेंगे। अब आपके पास ये पड़ा है, कोई और यूज़ नहीं है, ये रेगुलर यूज़ वाला नहीं है, मैंने एग्जांपल सारी इसमें बनाई। ठीक है, रेगुलर यूज़ में स्टॉक में पड़ा है, रेगुलर यूज़ में नहीं है, तो उससे आगे चले हम, कोई अल्टरनेट यूज़ भी नहीं है, कोई स्क्रैप तो बिक नहीं सकता, यूज़ करो, रेलेवेंट कॉस्ट नील। स्क्रैप के तौर पे बिक सकता है तो रेलेवेंट कॉस्ट विल बी नेट स्क्रैप वैल्यू फोरगोन। तो फिर हमने कहा जी 1500 यूनिट्स पकड़ो और हर यूनिट पर 47 रुपये आपको मिल जाने थे, जो आप अब फोरगो करोगे अगर आपने ये 1500 यूनिट्स अपने कॉन्ट्रैक्ट पे इस्तेमाल कर लिए। तो रेलेवेंट कॉस्ट इज 1500 यूनिट्स की 47 रुपीज़, तो ये आपकी रेलेवेंट कॉस्ट आ जाएगी। सवाल चल रहा होगा रेलेवेंट कॉस्ट मटीरियल, लेबर, ओवरहेड, वेरिएबल, फिक्स, सब कुछ रेलेवेंट इनकम, तो उसमें ये रेलेवेंट कॉस्ट इस मटेरियल की आ जाएगी। कोई मसला? ये सेविंग नहीं है,
ये फोरगोन कॉस्ट, ये आपका फोरगोन बेनिफिट है। देखो ये आपके पास पड़े हैं 1500 यूनिट्स, आप इसको कबाड़िए को बेच सकते हो और आपको मिलेंगे 70,500 रुपये, 47 रुपये नेट के हिसाब से। अगर आपने इसको कबाड़िए को बेचने की बजाय इस कॉन्ट्रैक्ट में इस्तेमाल कर लिया तो कबाड़िया फिर भी पैसे दे जाएगा आपको? नहीं, बेसिकली आपने ये पैसे फोरगो किए हैं इस कॉन्ट्रैक्ट पे इसको इस्तेमाल करने की वजह से, तो रेलेवेंट कॉस्ट सेविंग नहीं है। देखिए भाई, फिर आपका केस आता है जो आप कह रहे थे कैसे ट्रीट करेंगे। हमारे पास 4000 लीटर एक ख़तरनाक खौफनाक केमिकल के पड़े हैं अब्दुल्ला भाई। हजरत ने ना, फिर हजरत को ज़्यादा ना छेड़ो, ये ख़तरनाक किलर किस्म का केमिकल है जो कि हमने ख़रीदा था, दफ़ा करो जितने का भी ख़रीदा था, हमारे रेलेवेंट नहीं है, लेकिन इसका कोई यूज़ तो नहीं है, ये बिक भी नहीं सकता, उल्टा इट इज़ वेरी डेंजरस एंड कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय इनकरिंग 12 रुपये पर लीटर कॉस्ट। उल्टा उल्टा कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, तो उल्टा मुसीबत पड़ गई यार। अब देखो ना, ये किसी और जगह इस्तेमाल हो सकता है ना, ये बिकता है, उल्टा इसने हमारे गले पड़ी हुई मुसीबत है, इसने डिस्पोज होते हुए हमारा खर्चा कराना था। लेकिन अगर ये कॉन्ट्रैक्ट आ गया तो हम तो खुशी हो जाएंगे कि चलो इस कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ हो जाएगा। अब इसकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या है? कोई कॉस्ट नहीं, जो ख़रीदा था वो तो संक कॉस्ट है, बिकना है नहीं कि फोरगो हुआ। उल्टा क्या उसने कर दिया, सेविंग दे दी हमें, ये जो हमने स्क्रैप ये डिस्पोजल कॉस्ट इनकर करनी। अब 1 लीटर को डिस्पोज करने के 12 रुपये पड़ते हैं, लेट्स से रेट गिवन है, हमारे पास 400 लीटर पड़े हैं, तो कितनी सेविंग आएगी? 4800। अब इधर देखो, ये मटेरियल सी में रेलेवेंट सेविंग आ गई है, रेलेवेंट कॉस्ट सेविंग है, तो सब में माइनस माइनस चल रहा होगा, एक्सपेंसेस में माइनस माइनस चल रहा होगा, इसकी बारी आकर पॉजिटिव है, ये सेविंग है बेटा, समझ आइए? ठीक है। तुम्हें क्या पसंद है अहमद सबसे ज़्यादा खाने में? मैंने अहमद से पूछा, ऐसे ही बीच में ना घुस जाएगा, नहीं। एग्जाम्पल 4, 3500। अब तुम इंडिपेंडेंट नहीं, तुम्हारा अब जो ओपिनियन है ना वो इंडिपेंडेंट नहीं रहा, ठीक है? अच्छा जी, चलें जी, अब ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहा तुम्हारा ये, ठीक है ना? अच्छा, मटेरियल डी भी हमारे पास पड़ा है, ये 3500 यूनिट्स हैं जो हमने 400 के हिसाब से ख़रीदे थे, साइड पे करो, ठीक है, क्योंकि ये तो हमने ख़रीदा था ना। अब वो कहता है ये बिक सकता है 20 रुपये का 1 kg, 1 यूनिट, बेचो मत, इसको गैमा की जगह, ये डी मटेरियल गैमा की जगह इस्तेमाल कर लो, लेकिन उस पर 10 रुपये मॉडिफिकेशन कॉस्ट आएगी। अब ये डी मॉडिफाई होकर गैमा जैसा बन जाएगा 10 रुपये खर्चा करने के बाद। अब अगर ये हो जाएगा तो गैमा बाज़ार से ख़रीदना नहीं पड़ेगा। अब गैमा बाज़ार से कितने का मिलना है जो अब ख़रीदना नहीं पड़ेगा? गैमा बाज़ार से 40 का मिलना है, तो क्या 40 सेव हो गया? नहीं, 40 जैसा 40 सेव करने के लिए इस डी पर 10 रुपये का खर्चा भी करना पड़ेगा, तो नेट सेविंग क्या मिलेगी? अगर हम डी को गैमा की जगह इस्तेमाल करें तो सेविंग मिलेगी नेट में 30 रुपये। ठीक है हजरत, जाग रहे हैं ना, समझ आ रही है? तो 30 रुपये की सेविंग ले लो या 20 रुपये का कबाड़िए को दे दो, क्या पसंद करोगे? 30 की सेविंग लेना। नाउ दिस इज़ योर रेलेवेंट कॉस्ट। अब ये करना नहीं है, अब इस डी को ये करना नहीं है, इस डी को अपने कॉन्ट्रैक्ट पे जब यूज़ कर लेना है, तो ये तो नहीं कर सके आप, ये फोरगो होगा, तो जाओ जो रेलेवेंट कॉस्ट इज। बात समझ आ रही है? ये मॉडिफाई कर नहीं देते हम, तो ये कहते हैं डी पड़ा है, बेच दो, 20 रुपये आएंगे 1 यूनिट के, बेचो मत, इसको थोड़ा 10 रुपये खर्चा करके मॉडिफाई करके गैमा की जगह इस्तेमाल करने के लिए काबिल बना लो। ये कर लिया तो तुम्हें गैमा बाज़ार से ख़रीदना नहीं पड़ेगा, फिर 30 रुपये बचेंगे। तो क्या पसंद करोगे? 30 रुपये बचाना। लेकिन आपने ना तो इसको बेचा है ना इसको गैमा की जगह इस्तेमाल किया है, बल्कि अब आपने इसको अपने कॉन्ट्रैक्ट में इस्तेमाल कर लिया है, तो आपने फिर ये फोरगो कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से एग्जांपल बनी हुई थी, ये भी देख लें। रेलेवेंट कॉस्ट इन 35 यूनिट्स की क्या है? हमने कहा जी सेविंग बाय यूजिंग मटेरियल डी इन फॉर गैमा। चलो खैर जो भी लिखा था उसको 40 माइनस 10 करके 30 रुपये की सेविंग आनी है, या आप स्क्रैप कर दो डी को तो 20 आना है, तो हायर क्या है? ये है आपकी रेलेवेंट कॉस्ट। लेकिन ये मतलब आपने अब फोरगो कर देना है। 30 रुपये का फ़ायदा अब आपको आ सकता था, लेकिन चूंकि आपने अब ये मटेरियल डी इस कॉन्ट्रैक्ट में इस्तेमाल कर लिया, तो ये फ़ायदा अब आपको नहीं आया, तो ये रेलेवेंट कॉस्ट आपने फोरगो की। ये रेलेवेंट कॉस्ट है इसकी
इसको माइनस कर दूँ। ये फोरगो का थोड़ा बताइएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ कर लिया तो फायदा ही नहीं हुआ, हमारा सेविंग होगी जो बाहर से नहीं खरीदना पड़ा था। सॉरी ये जो आपने कहा फोरगो कर दिया, बेटा, हमें गैमा इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं चाहिए, हमें इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए डी चाहिए। मेरी एग्जांपल ये है, मेरी एग्जांपल ये है, हमें अपने कॉन्ट्रैक्ट पे डी चाहिए। डी हमारे पास स्टॉक में पड़ा है, पड़ा हुआ डी जो है वो स्क्रैप के तौर पे 20 रुपये का बिक सकता है, पड़ा हुआ डी जो है उससे 30 रुपये की सेविंग आ सकती है। अब पड़े हुए डी से मैं 30 रुपये की सेविंग लेना पसंद करूंगा, लेकिन मैंने ये सेविंग नहीं ली बल्कि इसको अपने इस कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ कर लिया, तो नाउ आई हैव फॉरगॉन दिस सेविंग। पूछो पूछो पूछो, ठीक है। चाहिए मटेरियल डी, जी बेटा। बेटा फिर ये मेरा कसूर नहीं है, अब ये मेरा कसूर नहीं है। अगर आपको फोरगोन और सेविंग की समझ नहीं आ रही, ये अंग्रेज़ी का कसूर है। फोरगोन का मतलब होता है कि आपने लूज़ किया, आपने खो दिया, आपने 30 रुपये खो दिए क्योंकि आपने ये डी मटेरियल गैमा की जगह इस्तेमाल नहीं किया, अपने कॉन्ट्रैक्ट में इस्तेमाल कर लिया। एक्सपेंसेस में तो कमी आ जाएगी ना हमारी। किस एक्सपेंस में भाई? जो सर इसको यूज़ करके जो गैमा का एक्सपेंस बेटा गैमा का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये हमारा वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। इस कॉन्ट्रैक्ट में मुझे मटेरियल डी की ज़रूरत है, वो मटेरियल डी मैं बाज़ार से ख़रीद सकता हूँ, वो मटेरियल डी मेरे पास स्टॉक में भी पड़ा हुआ है। स्टॉक में पड़े हुए मटेरियल डी को जो ख़रीदा था वो कहानी तो गई, ख़त्म हो गई। अब अगर जो पड़ा हुआ है उसका क्वाल्टरनेट यूज़ है तो वो क्या है? हमने कहा जी उसको बेच दें, 20 रुपये कमा लें, या उसको सेविंग के तौर पे ले लें। अब अगर बेटा ये गैमा की जगह इस्तेमाल नहीं होगा ना, तो जिस जगह गैमा ने लगना है वहाँ के लिए गैमा बाज़ार से ख़रीदोगे, पर उसका मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं इस वक्त इस वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ, जिस जगह पे गैमा से मेरा ताल्लुक ही कोई नहीं है, पहली बात। लेकिन जहाँ गैमा ने लगना था वहाँ के लिए गैमा 40 रुपये का ही खरीद के लाओगे आप, लेकिन इसने फ़ायदा 30 का देना था जो अब आपने फोरगो लूज़ कर दिया। ये फ़ायदा अब नहीं मिलेगा तो आपकी कॉस्ट है, ठीक है। देखो ऐसा कोई खाम में ऐसे रट्टे बनाने की ज़रूरत नहीं, वैसे होता ऐसे ही है, लेकिन ऐसे ना पढ़ाया था मैंने ज़िंदगी में कभी आपको, ना मैं चाहूँगा कि ऐसा कोई रूल बनाए, ठीक है ना। फोरगोन हमेशा कॉस्ट होती है, मतलब ये क्या बात है? आप सवाल पढ़ो, उसको देखो क्या है, आपने ये फ़ायदा फोरगो किया, ये कॉस्ट है, ऐसे बोलो कॉन्सेप्टली। चलो रट्टा लगाओगे मारे जाओगे, कहीं पे मारे जाओ फ़ायदा। हाँ भाई सही है, हाँ गैमा ख़रीदो जाके। चलो ये सारी स्लाइड ही आपको आ जानी है, पता नहीं यार कब आएगी। आज फिर वेला हो जाऊंगा, आज आ जाएगी इंशाल्लाह। ट्राइयाँ करूंगा ना बैठ के, इतना टाइम नहीं है। नेल्स बहुत जल्दी बढ़ते हैं, हर हफ्ते काटने पड़ते हैं, इस हफ्ते वो भी नहीं काट सकते। अब ये बताने का मकसद ये थोड़ी होता है आप लोग को वाह मोश वो नहीं, ऐसे नहीं होता। आपको सिर्फ ये बताया जा रहा है कि खुदा के लिए आपने पढ़ना है, और जो कोशिश होती है वो आपके लिए हो रही होती है, तो आपने भी अब कोशिश करनी है, और मेरे लिए नहीं करनी, अपने अम्मा अब्बा के लिए करनी। आपके अम्मा अब्बा हो गए, आपको उस्ताद हो गए, आपके लिए कोशिश कर रहे हैं, और आपने कोशिश अपने लिए करनी, हमारे लिए नहीं करनी। हमें कोई फ़ायदा नहीं होना। आपके माँ बाप को भी सिर्फ खुशी होती है, फ़ायदा कोई नहीं होता। उनको उनके पास सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ, या उन्होंने अपना टाइम गुजार लिया होता है, उनका सारा फोकस इधर ही चल रहा होता है, अपने लिए करना है, उन्होंने खुश हो जाना है। जी ये होगी तस्वीर आपकी, ये ले लो, ये भी ले लो, बाकी आ भी जाएगी। हो गई? अच्छा जी भाई सादा बात आखिरी में इधर देखो, मटेरियल वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे चाहिए। वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही क्या है? फैक्ट्री हमारी चल रही है नॉर्मल, हमारे पास कुछ स्पेयर कैपेसिटी है, कोई मुर्गा फंस गया, हम चाहते हैं कि हम उसका काम कर दें, ठीक है। तो ये एक वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आया है, या ऐसे ही हम स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स ही करते हो, ये भी हो सकता है, फैक्ट्री में करते ही स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हो। बहरहाल छोड़ें, वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक आ गया। वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नाम ही क्या है? वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रूटीन की प्रोडक्शन नहीं चल रही, वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ गया। अब काम रूटीन वाला चल रहा है, हमारे पास स्पेयर कैपेसिटी पड़ी है, हमने कहा चलो यार इसका ये ऑर्डर कर देते हैं पूरा। हमें उसके लिए मटेरियल चाहिए था, जो मटेरियल हमें चाहिए वो हम खुद बनाते हैं, तो बनाओ और यूज़ करो। रेलेवेंट कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वेरिएबल कॉस्ट और एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट। बनाते नहीं हैं, बाहर से ख़रीदते हैं ये मटेरियल जो चाहिए। अगर बाहर से ख़रीदते हैं तो देखो स्टॉक में पड़ा है, नहीं पड़ा तो ख़रीदो। रेलेवेंट कॉस्ट इज़ परचेज कॉस्ट। अब ये जेब से जाएगा। नंबर 2, ख़रीदते तो हैं
बाहर से स्टॉक में भी पड़ा है, लेकिन चूंकि रेगुलर यूज़ में है इसलिए रेगुलर प्रोडक्शन को नहीं छेड़ेंगे, बाहर से ही खरीदेंगे। रेलेवेंट कॉस्ट विल बी कॉस्ट ऑफ परचेज, ये भी आपके जेब से गए। कैश फोरगोन ना बोलो, कैश गया, ठीक है। अगली बात, तीसरा केस, आपके पास स्टॉक में पड़ा है, ठीक है, इसका रेगुलर यूज़ नहीं है। अब आगे लड़ाई शुरू हो गई। रेगुलर यूज़ तो नहीं है, क्या कोई अल्टरनेट यूज़ है? क्या कबाड़ियों को बेच सकते हो? नहीं, वेला पड़ा है, जगह घेरी हुई है बस। मैंने कहा ठीक है, यूज़ करो, रेलेवेंट कॉस्ट विल बी निल। स्टॉक में पड़ा है, रेगुलर यूज़ में भी नहीं है, लेकिन स्क्रैप के तौर पे बिक सकता है। अब अगर आपने इसको कॉन्ट्रैक्ट में अहमद भाई यूज़ कर लिया, तो क्या ये स्क्रैप आपको अब मिलेगा? अब गया कुछ नहीं, लेकिन जो आना था वो आपने कुर्बान किया। नाउ दिस इज़ कॉस्ट। अब ये बेसिक क्लास के अंदर जब ये चीज़ें पढ़ाई थी ना, ये वाली, ये असल में यहाँ पे समझाया था, यहाँ पे समझाया था, ठीक है। ये सारी बातें, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू ऑफ फोरगोन, ये क्या है, रेलेवेंट कॉस्ट, तो कोई नहीं, रजिस्टर खोलोगे चीज़ें समझ आएंगी। एनीवेज, मुझे तब समझ आ जाएगी। अगली बात, स्टॉक में पड़ा है, रेगुलर यूज़ में भी नहीं है, और सेल क्या होना था, यूज़ क्या होना था, उल्टा गले पड़ा हुआ है, इसको डिस्पोज करने पे पैसे जाने थे। आप इस कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ करो, ये पैसे नहीं जाएंगे। फोरगोन पैसे नहीं आएंगे, सेविंग पैसे नहीं जाएंगे। अब तो ले लो, यूज़ कर लो, और ये आपकी सेविंग क्या है, रेलेवेंट इनकम। और चौथा आखिरी फेवरेट केस आई कैप का, स्टॉक में पड़ा है, रेगुलर यूज़ में भी नहीं है, लेकिन गैमा की जगह इस्तेमाल होता है। गैमा तुम्हारी फैक्ट्री में यूज़ हो रहा है रेगुलरली, बाहर से ख़रीदते हो, ये डी को 10 रुपये पे मॉडिफाई करके गैमा की जगह इस्तेमाल कर सकते हो। अब गैमा 40 का मिलना है, अगर ये डी उधर इस्तेमाल हो गया आपकी फैक्ट्री में, तो 10 रुपये की सेविंग, 10 रुपये की कॉस्ट इनकर करके 30 रुपये की सेविंग मिल जाएगी। आप कहते हो जी ठीक है, मैंने नहीं इस्तेमाल करना, मैं इसको इस कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ कर लेता हूँ, तो फिर क्या होगा, फिर फैक्ट्री वाला गैमा ख़रीद के लाना पड़ेगा। ये आपने इधर यूज़ कर लिया, तो आपने क्या फोरगो किया, जो सेविंग आपको, जो बचत होनी थी, जो गैमा ख़रीदने की बचत होनी थी, पैसे नहीं गए जेब से, तो वो अब आपको क्या हो गया, फोरगो करना पड़ेगा ना, वो सेविंग फोरगो हो गई। खैर चलें, छोड़े, अंग्रेज़ी के मसाइल हैं, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। वैसे चलें आगे, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा टाइम लगा दिया आपने इस पर। नेक्स्ट, लेबर, ये तो बहुत आसान, ये दोनों बहुत आसान है, इसको पहले कर लेते हैं अलग से। भाई फिक्स मंथली या एनुअल सैलरी है, तो ये तो मंथली या एनुअल सैलरी होती है, हमेशा क्या होती है, फिक्स मंथली सैलरी है। ये एग्जिस्टिंग है तो फिक्स, ये इररेलेवेंट है, ठीक है। अगर इंक्रीमेंटल है तो ये फिक्स कॉस्ट मानिए, तो फिक्स कॉस्ट वाला रूल लग, पर मंथ, पर एनम, पर क्वार्टर सैलरी अगर मंथली या एनुअली फिक्स्ड है तो उस पर फिक्स कॉस्ट का रूल लगेगा। एग्जिस्टिंग है तो इररेलेवेंट, और अगर इंक्रीमेंटल है इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, हाँ लाख रुपए महीना दे रहे हैं अपने सुपरवाइज़र को, इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कोई और चीज़ पे नहीं कर रहे, इररेलेवेंट, इग्नोर करो। लेबर की वेजेस ही हैं, सुपरवाइज़र की वेजेस ही हैं। और अगर इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से लाख से ऊपर उसको 5,000 भी दे रहे हैं, तो ये 5,000 क्या है, हालांकि ये यूनिट के हिसाब से नहीं है, यूनिट के हिसाब से फिर तो वेरिएबल बन जाएगा। फिक्स ही दे रहे हैं, पर मंथ तुम्हारा 5,000 इंक्रीमेंट लगाते हैं यार, जितने अरसे ये कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, तुमने 5,000 पे, इसको भी देखना है। अब ये क्या है, ये रेलेवेंट बन जाएगा, इंक्रीमेंटल हो गया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हो गया। पीस रेट सबसे आसान, पर यूनिट आपको लेबर की कॉस्ट गिवन है। एक यूनिट बनाने की लेबर कॉस्ट लेती है 10 रुपये, आपको 5,000 यूनिट्स का ऑर्डर आया है, तो 5,000 इंटू 10 आपकी लेबर कॉस्ट। सबसे आसान, रेलेवेंट कॉस्ट विल बी वेजेस पेड कैलकुलेटेड एज फॉलोज, वेजेस पर यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट्स। फिर भी मैंने एग्जांपल बना दी थी, देख लेते हैं एग्जांपल बाद में जाकर। उससे आगे कहानी शुरू होती थी आर्ली रेट, यहाँ पे लड़ाई थी, ठीक है। अब आर्ली रेट सिस्टम जो है, इसके अंदर फिर दो सूरतें हो सकती हैं। हमने अपनी लेबर को पर आर पे हायर किया हुआ है, हमारी लेबर स्पेयर टाइम रखती है तो रूल्स डिफरेंट हैं, स्पेयर टाइम नहीं रखती है तो रूल्स डिफरेंट हैं। लेबर के पास अगर स्पेयर कैपेसिटी पड़ी है, अगर लेबर के पास स्पेयर कैपेसिटी पड़ी है और आप उनको उस स्पेयर कैपेसिटी का, स्पेयर टाइम का, वेले बैठने का 100% पे कर रहे हैं, कमिटेड है, तो फिर उनको वेलों को काम पे लगाओ, इस कॉन्ट्रैक्ट पे लगाओ। इसलिए तो हमने कहा था कॉन्ट्रैक्ट ले लो, बंदे वेले बैठे हैं, कुछ काम करें, 4 पैसे ही कमा लें।
तो जो वेले बैठने के पूरे पैसे ले रहे थे उनको कॉन्ट्रैक्ट पे लगाएंगे, हमने उन्हें एडिशनल कुछ नहीं देना, इनकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, नील। और अगर हमने उनको वेले बैठने का, बोलते हमारी स्किल्ड लेबर होती है ना, उसको हम लूज़ नहीं कर सकते, इसलिए उनको वेले बैठने पे जब कोई ऑर्डर ना हो, सीज़न ऑफ हो, तब भी हम उनको सारे ना दें, कुछ ना कुछ फिर भी दे रहे होते हैं, ताकि सीज़न में फिर हमें ढूंढना ना पड़े, सीज़न में उनकी डिमांड बढ़े, उनका नखरा बढ़ जाए, और जो आए 2-4 पैसे ज़्यादा दे उसके पास चले जाए, नहीं, हम उनको फिर इंटैक्ट रखते हैं। तो अगर 100% नहीं कमिट किया हुआ वेले बैठने का, स्पेयर टाइम का, लेट्स से आप उन्हें कहते हैं कि आपकी सैलरी का 60% हम आपको वेले भी होंगे तो देंगे, काम करेंगे तो 100 रुपये देंगे, 100 रुपये पर आवर। और अगर कभी काम नहीं होगा, आपको फारिग बैठना पड़े, तो घर का किचन तो चलना ही है ना आपका, हम आपको उस वक्त में आना आपने ज़रूर है, छुट्टी नहीं करनी, आपने किसी कहीं और भी नहीं जाना, हम आपको वेले टाइम में भी, जहाँ लोगों भी आसपास भी काम नहीं मिल रहा होगा, आपको पता ही है यार, आप हमारे पास ही आना, हम आपको 60 रुपये फिर भी देंगे। अब जब 60 रुपये कमिट हो गए, अब वेले टाइम के अंदर 100 रुपया पर आवर रेट है, लेकिन 60 रुपये आप उनको पहले भी दे रहे हैं, तो अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में उनको काम पे लगाएंगे तो काम करते हुए उन्होंने कितने लेने हैं, 100 रुपये, तो आपको इंक्रीमेंटल क्या पड़ा फिर, 40 रुपये। तो 60 रुपये आपकी फिक्स कॉस्ट की तरह से बन गया इररेलेवेंट, और बाकी ये 40 रुपये आपका रेलेवेंट हो गया। तीजा केड़ा केस सी, रिड्यूस्ड वेज रेट, फुल वेज रेट, ठीक है। तीसरा था कि लेबर के पास स्पेयर कैपेसिटी है, लेकिन वो वेले टाइम, हाँ ये मेरी वाली एग्जांपल आ गई, जब मैंने आपको कहा था कि मैं डस्टिंग करूँगा, अभी टाइम आ गया वो वाला, ठीक है, अभी आप लोगों से आज फ्री होना है, भट्टी साहब ने कहना हाँ भाई क्लासा मुक गया, चलो डस्टिंग शुरू करो। अब मैंने शुरू कर दी डस्टिंग करनी, अब मैं स्पेयर, मेरे पास टाइम था, तो मैंने, इन्होंने ना असल में डस्टिंग के लिए एक बंदा डेली वेजेस पे बुलाना होता है, रोज़ाना दिहाड़ी वो जो है वो देते हैं उसको, 5 घंटे के लिए एक बंदा बुलाते हैं मिसाल के तौर पे, और 5 घंटे का उसको 500 रुपया देते हैं। वो बंदा रोज़ आता है, वो डस्टिंग करता है और चला जाता है, ठीक है, जिस दिन छुट्टी हो उस दिन नहीं आता। अब मैं हो गया सेशन में वेला, तो भट्टी साहब ने कहा यार तुम वेले बैठे हो, ठीक है, काम तो कोई भी कर लेना चाहिए, शर्म तो नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्या इंसान की औकात क्या, कुछ भी नहीं है। तो भट्टी साहब ने कहा कि यार देखो, प्रिंसिपल साहब ने कहा यार देखो बात ये है कि अब तुम फारिग बैठे हो, तो फारिग बैठने वाला बंदा जो है ना, शैतान का वो घर होता है उसका दिमाग, चलो काम लगो, तुम डस्टिंग कर लिया करो रोज़ाना, और वो जो 500 रुपये दिहाड़ी वाला बंदा आता है उसको हम कहेंगे कुछ अर्सा तुम कोई और काम कर लो या कोई और काम कर लो। अब मैंने डस्टिंग शुरू कर दी, अब रोज़ाना ये 500 रुपया मुझे तो नहीं मिल रहा, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी अपने कमिटेड आवर्स ले रहा था, मुझे उन्होंने सैलरी पे रखा हुआ है, फिक्स्ड मंथली सैलरी रखी है, या मुझे पर आवर भी दिया हुआ है, तो फुल वेज रेट मेरे साथ कमिटेड है कि तुम जिन दिनों में वेले भी होगे तुम्हें जो है वो लेट से तुम्हें 500 रुपये महीना देंगे। अब मेरा रेट क्या है, 500 रुपये पर आवर, लेकिन मैं वेला था, मुझे वो 500 फिर भी मिल रहा था। अब मैं फॉर द टाइम बीइंग क्या कर रहा हूँ, डस्टिंग कर रहा हूँ, जिस वजह से 500 रुपये, अब मैंने 5 घंटे डस्टिंग की, तो देखा जाए तो 500 रुपये मेरा रेट के हिसाब से तो 2500 दिहाड़ी बन गई, लेकिन मेरे 2500 दिहाड़ी डस्टिंग के लिए नहीं है, वो तो मुझे वैसे ही कमिटेड थी, मैं ना भी काम करता था, लेकिन फॉर द टाइम बिंग मुझे इन्होंने डस्टिंग पे लगाया हुआ है, जिस वजह से कॉलेज वालों को 500 रुपये की सेविंग हो रही है पर डे। अब अगर आप लोगों का मिसाल के तौर पे कोई रिवीजन क्लास और रख ली जाती, मतलब चलो आप लोगों की ख़त्म हो गई, लेकिन ये कहते हैं कोई एग्ज़ाम फोल्डर कर दो जी, ठीक है, आई के वाले कहते हैं जी 3 दिन की कोई क्लास ऐसी, जैसे इनकी 2 दिन की है, 2-3 दिन की, हमें भी एक क्लास पढ़ा दो, ठीक है। तो अब कॉलेज वालों को ये वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आई कैप से रिसीव हुआ कि आप ये प्रोजेक्ट ले लें, आप 3 दिन की एक रिवीजन क्लास करा दें CMA की। तो भट्टी साहब ने कहा यार वो रिवीजन क्लास करा दो 3 दिन की, तो मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं कराऊंगा, मैं तो डस्टिंग कर रहा हूँ। यार तुम्हें डस्टिंग के लिए थोड़े रखा हुआ है, जिस काम के लिए रखा हुआ वो करो, वेले थे तो ये कर रहे थे। अब मैं डस्टिंग छोड़कर आई कैप वाले प्रोजेक्ट पे चला जाऊँ, ये कॉन्ट्रैक्ट है कॉलेज को जो वन ऑफ रिसीव हुआ, तो कॉलेज वालों की कुछ कॉस्ट होंगी ना, जिनमें सबसे मेन कॉस्ट ही क्या होनी है, लेबर की कॉस्ट। तो कॉलेज वालों को क्या उस कॉन्ट्रैक्ट पे मुझसे पढ़ाने की कोई कॉस्ट पड़ेगी पर डे 2500? नहीं, वो तो पहले से दे रहे थे, लेकिन एक मसला हो जाएगा, हाँ मैं जो काम कर रहा था वेला रहते हुए,
मुझे तो उसके भी 2500 उस वक्त भी मिल रहे थे, वेला बैठा तो उन्होंने डस्टिंग पे लगा दिया, मुझे टीचिंग पे लगा दे तब भी मुझे वही 2500 मिल रहे हैं। कॉलेज वालों के लिए उसमें कोई फ़र्क नहीं, लेकिन कॉलेज वालों को डस्टिंग वाले बंदे को फिर फ़ोन करके बुलाना पड़ेगा, भाई आ जाओ, उस्ताद पढ़ाने चला गया है, अपना काम तुम संभालो, उसने अपना संभाल लिया। तो फिर कॉलेज वालों के लिए इस ICAP वाले एग्ज़ाम फोल्डर की लेबर कॉस्ट रेलिवेंट क्या होगी, 2500 पर डे या 500 पर डे? 500 पर डे। ये है तीसरा और मुश्किल केस जो यहाँ पर समझ नहीं आता था। फुल वेज रेट इज़ कमिटेड फॉर स्पेयर टाइम बट कैन वर्क इन प्लेस ऑफ अदर वर्कर्स, तो फिर रेलिवेंट कॉस्ट विल बी कॉस्ट ऑफ हायरिंग ऑफ दैट अदर पर्सन। ठीक है, सही है। मेरी कॉस्ट ऑफ हायरिंग कॉलेज के लिए रेलेवेंट नहीं है क्योंकि मुझे फुल वेज रेट कमिटेड था, और अगर मुझे फुल वेज रेट कमिटेड नहीं है तो फिर फुल वेज रेट कमिटेड नहीं है तो फिर मैं वेला भी नहीं बैठूंगा, फिर मैं इधर बैठूंगा ही नहीं, फिर मैं इधर चला जाऊंगा। या तो कैपेसिटी नहीं है तो बैठा हूँ, या फिर कैपेसिटी है तो यहाँ बैठा ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ वेला बैठने के कोई पैसे नहीं मिल रहे, मैं कहीं और जाके दिहाड़ी लगाऊंगा। बात समझ आ रही है? तो ये जो स्पेयर टाइम का केस होता है ये बनता ही तब है जब आपके पास कमिटेड हो, कुछ मंथली सैलरी है, पर आवर सैलरी है, कमिटेड है, तो तभी मैं यहाँ वेला बैठूंगा ना। अगर मुझे यहाँ पे बैठने के पैसे नहीं मिल रहे तो सिर्फ बैठने के लिए तो मैं नहीं आऊँगा। मैं कहूँगा ठीक है सर आप फिर देख लें, मैं फिर कहीं और कोई साथ कहीं किधर और कोई दिहाड़ी कर लेता हूँ, कहीं और सफाई कर लेता हूँ। मैंने तो अब ज़ाहिर है बच्चों का पेट पालना है, मैं यहाँ पे वेला तो नहीं बैठ सकता, काम कहीं और करूँगा। बात समझ आई है? तो जहाँ पे स्पेयर टाइम अवेलेबल ही कब होगा, जब कमिटमेंट होगी हमारे साथ। जब कमिटमेंट नहीं होती तो कोई भी स्पेयर आपके पास नहीं बैठता, वो जाके कहीं और काम करेगा। ठीक है, तो अगर आर्ली रेट सिस्टम हो और लेबर के पास स्पेयर कैपेसिटी हो तो मैक्सिमम ये 3 सिनेरियोज आ सकते हैं। फुल वेज रेट कमिटेड मेरे वाला ही केस है, अगर डस्टिंग पे मुझे नहीं लगाया उन्होंने, मुझे डस्टिंग करनी नहीं आती और मैं वो लेबर हूँ, डस्टिंग करनी नहीं आती लेकिन फुल वेज रेट कमिटेड है, तो मैं वेला बैठा था, ICAP का फोल्डर आ गया, कॉलेज वालों का जाओ पढ़ाओ। कॉलेज वालों के लिए रेलिवेंट कॉस्ट क्या है? नथिंग। पहले ही 2500 दे रहे थे, भी 2500 देंगे मुझे, सही है। लेकिन अगर मुझे उन्होंने कहा हुआ था वेले दिनों में तुम्हें हम 1500 देंगे और पढ़ाओगे तो उन दिनों में 2500 देंगे, बैठा मैं वेला ही था, डस्टिंग मुझसे नहीं होती। तो अब कॉलेज वालों ने कहा जाओ एग्ज़ाम फोल्डर पढ़ाओ, रेलिवेंट कॉस्ट क्या है? 1500 तो पहले ही दे रहे थे, एडिशनल 1000। अच्छा, मुझे 2500 ही कमिट किया हुआ था, पहला केस, लेकिन मैं डस्टिंग कर रहा था। अब मुझे उधर भेजने के लिए उनको तो इंक्रीमेंटल कुछ नहीं देना पड़ा, मुझे तो 2500 ही मिलना है, मुझे तो बस मैं डस्टिंग की बजाय डस्टर उठा लूँगा, बस कहानी इतनी सी है। डस्टर ही है, वो डस्टर की बजाय ये डस्टर उठा लूँगा। तो मैंने अपना काम शुरू कर दिया। कॉलेज वालों को रेलिवेंट कॉस्ट क्या पड़ी? मेरी तो कोई कॉस्ट नहीं पड़ी, लेकिन डस्टिंग वाला बंदा तो लाना पड़ा ना। तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या है? उस बंदे की हायरिंग कॉस्ट, क्योंकि मुझे तो फुल वेज रेट कमिट किया गया। अब पूछो क्वेश्चन। आपने कहा कि 500 रुपया आपको दे रहे हैं और डस्टिंग के लिए, हाँ, तो डस्टिंग के लिए नहीं दे रहे ना, मुझे 500 रुपया दे रहे हैं जिसके साथ मुझे बिठाया उन्होंने। मैं पढ़ाता हूँ, मुझे उसका 500 रुपया देते हैं। मैं नहीं पढ़ाता तब भी मुझे 500 देते हैं, मुझे डस्टिंग का कुछ नहीं मिलना। आप 2500 ले रहे हैं ना, जो आपने कहा था कि 2500 तो मुझे मिलनी है, फिक्स को जिंदगी है, लेकिन स्पेयर टाइम में वो काम वाला बंदा हटा दिया उन्होंने और 500 मुझे देने लगे। नहीं, कब कहा मैंने? ऐसा नहीं होता। मैं 500 क्यों लूँगा भाई? मैं सफाई वाला हूँ, मैं तो उस्ताद हूँ, कर देता हूँ सफाई, बड़े कहें तो कुछ भी कर देते हैं। ठीक है, मेरा रेट 2500 ही है, वो मुझे पूरा दे रहे हैं। अगर मुझे 2500 ना दे तो मैं 500 के ऊपर यहाँ नहीं बैठूंगा कि सफाई कर लिया करो, चलो जिन दिनों पढ़ाओगे नहीं दिनों सफाई करो। सफाई करोगे तो 2500, मैं कहूँगा भाई तुम 500 ले लो, भाई अपना 500 अपने पास रखो, मैं साथ वाले कॉलेज में जाके 2500 रुपये में पढ़ा लूँगा, जाओ। बात समझ आई है? तुम क्या सोच रहे हो तुम यार, हद होगी। मुझे कुछ नहीं, मुझे सफाई के कुछ नहीं मिलने, मुझे बस ऑर्डर की तकमील कर रहा हूँ मैं। उन्होंने कहा, बड़ों ने कहा कर दो तो कर रहा हूँ, मुझे एक्स्ट्रा कोई नहीं मिलना। जो पहले थे ना कम होने ना ज़्यादा होने। ठीक है, चलें आगे। अच्छा जी, हमें ये कमिटमेंट वाला काम किया कोई नहीं, तो लेबर के पास फिर कोई स्पेयर कैपेसिटी नहीं है। लेबर अगर है तो फुली यूटिलाइज्ड है, लेबर के पास स्पेयर कैपेसिटी नहीं है, फुली यूटिलाइज्ड है। अब हमने कहा यार ऑर्डर आ गया है, ओवर टाइम करोगे? उन्होंने कहा जी बिल्कुल करेंगे, बच्चों का पेट पालने आते हैं, 2-4 घंटे और सही, लेकिन ये जहन में रखें नॉर्मल रेट हमारा 100 रुपये है पर आवर, ओवर टाइम में हम 150 लेंगे। क्योंकि सुबह 9 बजे से हम लगे हैं, 8 बजे 7 बजे से काम करने लगे हैं और अब ये शाम के 4-5 बज रहे हैं।
अब इस वक्त हमने घर जाना है, बीवी बच्चों में जाना है, अम्मा अब्बा की खिदमत करनी है, कोई दोस्तों यारों को मिलना है, कोई अपनी ज़िंदगी का टाइम है, आप हमसे कुर्बानी मांग रहे हैं। अगर कुर्बानी मांग रहे हैं हमारे वक्त में से जो एडिशनल है, एडिशनल एफर्ट है, आपको बंदा भी कोई नहीं मिल रहा, स्किल्ड नहीं मिल रहा होगा ना, तो अगर आप हमें एक्स्ट्रा काम करवाना है तो फिर हम आपसे 150 रुपये पर आवर लेंगे, ठीक है, कोई मसला नहीं। तो उस एक्स्ट्रा टाइम के अंदर हम 150 रुपये में काम करवाएंगे। तो लेबर के पास स्पेयर कैपेसिटी नहीं है, ओहो सॉरी, लेबर के पास स्पेयर कैपेसिटी, सबसे सादा वाला तो भूल ही गया, लेबर के पास स्पेयर कैपेसिटी नहीं है, तो हमने कहा कोई बात नहीं, बाहर गए, बाहर देखा चौक के ऊपर ढेर सारी लेबर बैठी हुई थी जो हमारे मतलब की थी, हमने वहाँ से जाके एडिशनल लेबर को हायर कर लिया। हायरिंग कॉस्ट इज़ द रेलेवेंट कॉस्ट, जितनी कॉन्ट्रैक्ट के लिए चाहिए थी ले आए। लेबर के पास स्पेयर कैपेसिटी नहीं है लेकिन हायरिंग नहीं हो सकती, तो फिर उनको कहेंगे ना, अच्छा दोनों ऑप्शन भी हो सकते हैं, हायर कर लो या इनसे ओवर टाइम करा लो, अगेन 2 कॉस्ट आ जाएँ तो लोअर को ले लेना है, ठीक है। लेबर के पास स्पेयर कैपेसिटी नहीं है, ओवर टाइम वर्क हो सकता है एग्जिस्टिंग लेबर से, तो रेलेवेंट कॉस्ट विल बी कॉस्ट ऑफ हायरिंग। कॉस्ट ऑफ हायरिंग अब नॉर्मल नहीं रहेगी उन एडिशनल आवर्स में, नॉर्मल आवर्स अगर इधर है तो नॉर्मल टाइम, और एडिशनल है तो ओवर टाइम का प्रीमियम भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका फेवरेट ICAP का भी फेवरेट, लेबर के पास स्पेयर टाइम भी नहीं है, ना बाहर से मिल रहे होंगे, ना ओवर टाइम पे तैयार होंगे, तभी तो ये केस बनेगा, समझा करो। अगर सिर्फ ये बात कही गई हो तो मतलब वो दोनों काम नहीं हो सकते। लेबर के पास स्पेयर कैपेसिटी नहीं है और आगे वो कहता है लेकिन उनको इधर से हटा के इधर लगा सकते हैं, इसका मतलब यही है ना कि स्पेयर कैपेसिटी नहीं है, बाहर से बंदा भी नहीं मिल रहा, ये ओवर टाइम भी नहीं कर रहे, तो फिर हम कहेंगे अच्छा जो काम कर रहे हो वो छोड़ो, वो नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे, इस पर लग जाओ। लेबर के पास स्पेयर कैपेसिटी नहीं है, कैन नॉट वर्क ओवर टाइम, हायर भी नहीं हो सकते होंगे, सो ट्रांसफ़र इट फ्रॉम एग्जिस्टिंग। ये वो चीज़ है जो कल परसों वाले सवाल में भी रिवाइज हो गई थी इत्तेफाक से हमारी, ये उसमें ऑप्टिमल सेफ्टी स्टॉक वाले सवाल में, उसमें हमने कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ मटेरियल निकाला था, यहाँ पे हम कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर निकाला करते थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने अगर इनको एग्जिस्टिंग टास्क से हटाना है तो फिर हमें वो चीज़ जो बननी थी वो नहीं बनेगी, वो नहीं बिकेगी, तो अहमद भाई वो पैसे नहीं आएंगे, वो रेवेन्यू फोरगो होगा। फोरगो का मतलब समझ आया कुछ थोड़ा बहुत? खो क्या दोगे? अगर ये लेबर के पास स्पेयर टाइम नहीं है, ये लेबर ये ग्लास बना रही थी, आपको इस जग का ऑर्डर आ गया, ठीक है, अब आपने कहा लेबर हो लेबर ओवर टाइम कर लो, ना 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 5 बजे बस कड़िंग गड़ी होगी, हम जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, फिर ऐसा करो थोड़ी देर के लिए ये गिलास बनाना बंद कर दो और जग बनाना शुरू कर दो। अब जब वो जग बनाएंगे तो गिलास नहीं बनाएंगे, गिलास नहीं बनेंगे तो नहीं बिकेंगे, नहीं बिकेंगे तो आपने क्या खोया? ये खोया जो होता है, खाने वाला खोया इस तरह नहीं होता, खोया का मतलब ही होता है फोरगोन। गॉट इट? ठीक है ना, कुछ समझ आई तुम्हें फोरगोन की? अच्छा चले, तो अब ये गिलास जो अब ना बन पाएंगे उस टाइम में, जितने टाइम में वो लेबर जग बनाएगी, तो उनको जग बनाने पर आवर्स तो पे हो ही रहे हैं, प्लस ये गिलास का कंट्रीब्यूशन फोरगोन भी हमारे लिए रेलेवेंट। लेकिन जैसे उनको पे पर आवर कर रहे हैं वैसे ही ये कंट्रीब्यूशन पर ग्लास नहीं। अगर एक गिलास 2 घंटे में बनता है तो ये एक गिलास का कंट्रीब्यूशन अगर 100 रुपये है तो कंट्रीब्यूशन फोरगोन पर ग्लास 100 रुपये है, पर लेबर आवर 50 बनेगा। ठीक है ना, बात समझ आई? ये सारी बातें एग्जाम्पल्स में हमने की थी, सवालों में भी की थी, बस पहुंच गए मंजिल पे इंशाल्लाह। अभी हम सवाल में दोबारा भी कर लेते हैं। कितनी देर की रिकॉर्डिंग होगी वैसे? यार 1 घंटे से हम सिर्फ यही बातें कर रहे हैं यार, इट्स टू मच। कैनॉट वर्क ऑन ओवर टाइम सो ट्रांसफर इट फ्रॉम, मेरे को फ़ायदा हुआ है वैसे, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा, मेरे ख्याल में सवाल ही करना चाहिए था हमें, मुझे लग रहा है सवाल कर लेना चाहिए था। बेटा सवाल में एक नहीं सारे ही हैं, लेकिन बहरहाल ठीक है, बात यह है कि या इधर टाइम लगना था और सवाल पे बचना था, या इधर लग गया तो सवाल पे बच जाएगा, ठीक है। रेलेवेंट कॉस्टिंग तो कैन नॉट वर्क ओवर टाइम सो ट्रांसफर इट फ्रॉम एग्जिस्टिंग टास्क, रेलेवेंट कॉस्ट विल बी कॉस्ट ऑफ हायरिंग प्लस। भाई उन्होंने ये नहीं कहना कि अगर हम ग्लास नहीं बना रहे और जग बना रहे हैं तो हमें पर आवर मत पे करो, तुम्हारी रेलेवेंट कॉस्ट सिर्फ वो कंट्रीब्यूशन लॉस है, ऐसी थोड़ी है। उन्होंने काम करने के पैसे लेने हैं, वो हमने उनको ग्लास बनाने के भी देने थे, जग बनाने के भी, लेकिन रेलेवेंट है। रेलेवेंट क्यों है? वो ग्लास नहीं बना रहे और जग बना रहे, 100 रुपये उनको दे दिया और ये फोरगोन भी ऐड कर दिया, प्लस कंट्रीब्यूशन फोरगोन। अब इसकी भी ये एग्जांपल्स थी, ये अगर आप फटाफट देख लें तो आसानी हो जाए।
वी रिसीव्ड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ 70 यूनिट्स ऑफ बीटा, ईच बीटा रिक्वायर्स 2 घंटे एंड लेबर इज पेड 50 रुपये पर आवर। स्पेयर कैपेसिटी है लेबर के पास और फुल वेज रेट कमिटेड है। कहानी खत्म, आगे बढ़ो। हमने एक कॉन्ट्रैक्ट रिसीव किया है, उसके लिए 150 यूनिट बनाने गैमा के, गैमा फिर आ गया तो हर गैमा 3 घंटे रिक्वायर करता है और लेबर को हम 100 रुपये 1 घंटे का पे कर रहे हैं। लेबर के पास स्पेयर कैपेसिटी है लेकिन आधे पैसे हमने कमिट किए हुए हैं। इसका मतलब 100 रुपये नहीं 50 रुपये रेलेवेंट, जितने घंटे सारे स्पेयर कह रहे, स्पेयर तो मतलब सारे आवर्स में 150 यूनिट इंटू 3 करो, कितने घंटे चाहिए? 450 घंटों की रेलेवेंट कॉस्ट 100 रुपये पर आवर नहीं है बल्कि 50 रुपये पर आवर है, क्योंकि 50 रुपये तो हमने क्या किए हुए हैं, कमिट किए हुए हैं। ठीक है, तो रेलेवेंट कॉस्ट विल बी 150 इंटू 3, टोटल आवर्स आ गए, ये लेबर आवर्स हैं। ठीक है, और उनको फिर मल्टीप्लाई कर दिया आपने जी 50 रुपये से। डन, समझ आ रही है? तीसरा केस, ये स्पेयर कैपेसिटी अगर है तो तभी होती है ना जब आप उनको कमिट करके बिठाते हैं। ठीक है, या फुल वेज रेट कमिट था या पार्शियल। अच्छा, फुल ही कमिटेड था वेज रेट, लेकिन मेरे वाली एग्जांपल थी डस्टिंग वाली। वी रिसीव्ड आ कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ 500 यूनिट्स ऑफ अल्फा, रिक्वायर्ड लेबर इज पेड। अच्छा, ये तो पर यूनिट वाला आ गया, तो बहुत सिंपल है। किधर गई मेरी एग्जांपल यार? हाँ, ये मेरी एग्जांपल आ गई। वी रिसीव्ड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ 100 यूनिट्स ऑफ जीटा, ईच जीटा रिक्वायर्स 2 स्किल्ड लेबर आवर्स। ठीक है, स्किल्ड लेबर इज पेड 500 पर आवर, करंटली स्किल्ड लेबर हैज वैली है एंड फुल वेज रेट इज कमिटेड फॉर आइडल आवर्स, बट करंटली स्किल्ड लेबर इज वर्किंग इन प्लेस ऑफ डस्टिंग वाला भाई, जिसको हायर किया जा सकता है 50 रुपये पर आवर। अब मुझे तो 500 ही मिलना है, कमिटेड, काम करूं या ना करूं। अब कॉन्ट्रैक्ट आया है पढ़ाने का, कॉलेज वालों ने मुझे पढ़ाने पर लगाना है, तो कॉलेज वालों ने मुझे क्या एक्स्ट्रा पे करना है? मुझे कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना, मुझे वही 500 ही मिलना है पर आवर। ठीक है, लेकिन अब डस्टिंग वाले का बंदोबस्त करना पड़ेगा, तो 50 रुपये पर आवर के हिसाब से मिलेगा। अब कितने घंटे मुझे इधर काम करना पड़ेगा? 100 इंटू 2 200 घंटे, तो ये 200 घंटे अब मैं डस्टिंग नहीं करूँगा, तो 200 घंटे के लिए डस्टिंग वाला बंदा लाना पड़ेगा, वो 200 घंटों को 50 रुपये के हिसाब से डस्टिंग कर देगा, तो रेलेवेंट कॉस्ट इज 200 घंटे इंटू 50 रुपये। मैंने नहीं 50 लेने, नहीं, अगर 50 यूनिट्स हो तो फिर भी यही रहनी है, और पर यूनिट फिक्स्ड ही होती है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में सेम ही रहती है। हाँ, तो पर यूनिट में तो सेम ही होती है, वो फिक्स कॉस्ट बन जाएगी, टोटल में वॉल्यूम के बदलने से बदल रही है। अहमद, कैसी बातें कर रहे हो? उफ अल्लाह, अहमद, ओह माय गॉड। वी रिसीव्ड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ 150 यूनिट्स ऑफ थीटा, ईच थीटा रिक्वायर्स 1.5 घंटा, स्किल्ड लेबर को 100 रुपये देते हैं, करंटली लेबर के पास स्पेयर कैपेसिटी नहीं है और वो ओवर टाइम करने के लिए तैयार है 1.5 टाइम एंड हाफ, मतलब 100 रुपये है तो 150 रुपये पर 150% ऑफ नॉर्मल, मतलब 150 रुपये पर आवर करने पे तैयार है। अब 120 यूनिट्स हैं, इंटू 1.5 करो, आवर्स कितने चाहिए? अब वो पहले से फुली ऑक्यूपाइड है, तो 180 घंटे उन्होंने अब 100 रुपये के हिसाब से नहीं करने, 150 रुपये के हिसाब से करने, तो रेलेवेंट कॉस्ट वेरी सिंपल, 180 इंटू 150। ठीक है, लेबर के पास आ गया हमारा आखिरी केस, यस, फेवरेट केस। लो, सबसे लंबी एग्जांपल भी इसीलिए। वी रिसीव्ड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ 170 यूनिट्स ऑफ चार्ली। देखो एक एक एग्जांपल हमने कैसे बनाई थी, उस वक्त 3-4 दिन तो मेरे ख्याल में इसी में लग गए थे, हम वक्त लगा था, आपने आज भी 1 घंटा लगा दिया। ये जंग के दिनों की बात है ये जंग के दिनों में, और कल मुझे बच्चे बता रहे थे जंग के दिनों में क्या पढ़ा था, FAR 1 में क्या पढ़ा था जंग के दिनों में? बोरिंग कॉस्ट कल वो भी याद कर रहे थे, बोरिंग कॉस्ट से पहुंचे ना, रिवीजन करते हुए कहते सर इन दिनों में जब मैंने फलां जगह ये चीज़, मैंने कहा पता नहीं क्यों रह गई थी ये चीज़, ऐसे तो जंग के दिनों में ये पढ़ रहे थे। तो जंग के दिनों में हमने यहाँ पे चार्ली का ऑर्डर रिसीव किया था, ये होगा कोई, ये वो होंगे गोले होंगे तोप के, हमें ऑर्डर रिसीव हुआ। ठीक है, ईच यूनिट ऑफ चार्ली, नहीं राफेल तो गिराने थे, ये तो हमने बनाने हैं, हमें कॉन्ट्रैक्ट आया है। ठीक है, हमने यहाँ पे वो अपना असला बनाना है। ठीक है, अच्छा
यार नहीं, वो ज़रा ज़्यादा हो जाएगी, अभी थोड़ा नीचे ही रहने दो काम को, ठीक है। वो तो फिर डू और डाई है ना, वो तो फिर वही बात है कि भाई अब जब वो देखते हैं ना भी यार खुद कुछ करने वाली बात होती है, असी भी तो नाल ही तो है असी। अच्छा जी, अच्छा जी, सुनो 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 वी रिसीव्ड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ 170 यूनिट्स ऑफ चार्ली। ईच यूनिट ऑफ चार्ली रिक्वायर्स 2 घंटे एंड लेबर इज पेड 50 रुपये पर आवर। करंटली स्किल्ड लेबर हैज़ नो कैपेसिटी एंड इट इज़ करंटली वर्किंग ऑन अ प्रोडक्ट सिग्मा। आगे ये भी लिखो, नो कैपेसिटी लिखो मत, मतलब सुन लो, नो कैपेसिटी। ओवर टाइम करोगे? नहीं, जाना हमने घर, जंग भी देखनी है जाके। पता है पाकिस्तानियों ने अखीर ही की रखी वैसे, है ना, जंग देखते रहे हैं उन दिनों में, बाकी चीज़ों के फिर ज़रा एक्टिविटीज़ कम हो गई ना, फिर जंग देखते रहे, ठीक है। अच्छा, तो करंटली वो वेले नहीं है, ठीक है। उन्होंने कहा ओवर टाइम हमने नहीं करना, हमने जंग देखनी है, तो आप इसी टाइम में हमसे काम करवा लें। तो हमने कहा अच्छा, फिर तुम जो टूथपेस्ट बना रहे हो ना, सिग्मा टूथपेस्ट जो बना रहे हो ना, फिलहाल वो पड़े हुए हैं स्टॉक में, वो बनाना बंद कर दो। कोई बात नहीं, 2-4 दिन अगर नहीं साफ़ करेंगे दांत तो खैर है, गोले बनाने ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो तुम यूँ करो, तुम ये सिग्मा बनाना बंद कर दो, गोले बनाने शुरू कर दो। अब जो सिग्मा ये जाएगा दिया खान वाला टूथपेस्ट लेने, उसको नहीं मिलेगा, गाहक मुड़ आएगा, तो ये कंट्रीब्यूशन तो लॉस हो गया। गोला ले आओगे दांतों में मारने के लिए, गोला भाई हमने फौजियों को देना है, आपको टूथपेस्ट ही देना था, लेकिन अब वो नहीं बन पाया क्योंकि लेबर वेली नहीं थी, उसको हमने गोले बनाने पे लगा दिया है, तो अब आपका कंट्रीब्यूशन हमने लूज कर दिया। लेकिन एक सिग्मा पर एक टूथपेस्ट बनाने पर लेबर के 5 घंटे लगते थे और एक गोला बनाने पर 2 घंटे लग रहे हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो सुनो, कोई नहीं, एग्जाम्पल है, क्या हो सकता है, ठीक है। अब देखो, एक तो आपको 2 घंटे की लेबर को दिहाड़ी तो देनी पड़ेगी, 50 रुपये पर आवर तो उन्हें पे करना है, लेकिन साथ में जो आप दुकान से हमारी से मुड़ गए हो, हमारी फैक्ट्री से मुड़ गए हो, सामान लेने आए थे, तो गया ना हमारा वो कॉन्ट्रीब्यूशन, गया ना। लेकिन कोई नहीं, हालत जंग में है, खैर है, अब जाता है तो जाए, कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं छोड़ सकते हम, या चलो देख लेते हैं, कोई और पकड़ लाएंगे बंदा, पर चेक तो करें ना, अभी तो हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। तो हमें एक टूथपेस्ट जो है ना, वो 100 रुपये की कंट्रीब्यूशन देता था, लेकिन ये पर यूनिट है। एक टूथपेस्ट पर अगर 5 घंटे लगते हैं तो 100/5 करेंगे तो 20 रुपये पर लेबर आवर, ये कंट्रीब्यूशन लॉस। तो 50 प्लस 20, 70 रुपये, ये रेलेवेंट कॉस्ट है मेरी वो लेबर की, जिसने एक गोला बनाने पे 2 घंटे लगाने हैं, तो 140 रुपये मेरे गोला बनाने की। गोला किधर गया यार, इदरीस ही कोई नहीं इस क्लास में तो है नहीं। ओहो, आप भी इदरीस हो? आपका क्या नाम है? आपका नाम क्या है? हाँ, नाम क्या आप? चला भाई, बात ये मैं कह रहा हूँ, इदरीस नहीं बैठा, वरना आज सही गोले कराने थे उसको मैंने। एनीवेज, एक गोला बनाने की, हाँ उसको गोले कराए थे मैंने। एक गोला कराने की कीमत कितनी है? 170 इंटू 2, ये क्या 340 घंटे चाहिए, 340 घंटे चाहिए। एक गोला कराने की कीमत कितनी है? 70 बनाने की कीमत, ठीक है। तो ये लेबर कॉस्ट, रेलेवेंट कॉस्ट है। आप कहोगे माइनस नहीं लगाया हुआ, मतलब रेलेवेंट कॉस्ट है ना, क्या करना है, रेलेवेंट कॉस्ट। वो एक सेविंग आई थी, अब पता नहीं अहमद ये ना सोच लेके, अहमद से बड़ा डरता हूँ मैं यार। किसका? अभी तुम्हें फोरगोन का मतलब समझ नहीं आया, तो फिर तुम गोन ही हो जाओगे। जी बेटा, हाँ नहीं आए, मैंने बताया उसको 2-3 बार, लेकिन ये जान के करता है कभी कभी। ये तस्वीर में पता नहीं कैसे आएगी, पता नहीं आपके सामने, लेकिन तस्वीर तो जूम होकर सही हो जाती है ना, अगर पढ़ना चाहें। पीडीएफ बनाऊंगा, नहीं पीडीएफ बना के भेज। कमिटेड होगा तो फिर स्पेयर कैपेसिटी क्यों नहीं होगी? फिर स्पेयर कैपेसिटी होगी, कमिटमेंट में उधर चला जाता है। अच्छा, लेट्स से कमिटेड भी आ जाए इसके अंदर, तो फुल कमिटेड है, तो फिर सिर्फ 20 रुपये रेलेवेंट कॉस्ट पर आवर, ठीक है। अगर ऐसा केस बना लो तो बनाओ जी। चलें आगे, इसका फ़ायदा ही कोई नहीं हुआ ना आपको, जो तस्वीर आपने बनाई है ठीक आ गई है, वाह। अब बताएं जी, मैं तो कहता हूँ सवाल करके ही ब्रेक करनी चाहिए, बार बार ब्रेक भी सही नहीं है, ठीक है। तो ये रिंग वाला सवाल करके ब्रेक करते हैं,
फिर आकर रीसेंट अटेम्प्ट का शट डाउन वाला सवाल करेंगे। या तो तुम शट डाउन हो जाओगे या तुम रीस्टार्ट हो जाओगे खुशी से कि यार कुछ एक तो होगा, कुछ तो होगा, कुछ तो फिर गड़बड़ होगी। अभी क्या करना है हमने, रिवीजन क्लास, रिक्वायरमेंट पढ़ें। यूजिंग रेलेवेंट कॉस्ट अप्रोच, यूजिंग बाय यूजिंग, इस तरह से ना निशानी देता है। रेलेवेंट कॉस्ट के सवालों में यूँ निशानी देगा, अव्वल तो लिख देगा यूजिंग रेलेवेंट कॉस्ट अप्रोच, या फिर वो 3 तरह की रिक्वायरमेंट्स पूछेगा, इवेल्यूएट करो वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या कहेगा मिनिमम बिड प्राइस बताओ, या कहेगा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बताओ, लेकिन साथ ये लिखेगा यूजिंग रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है, या यूजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच। ये भी रेलेवेंट कॉस्ट के अंदर ही आया था ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला, ठीक है। तो ये 2 निशानियां अगर आपको नज़र आएँ तो फिर आपने रेलेवेंट कॉस्टिंग वाला सवाल करना है। क्या निशानियां, अव्वल तो वो खुद लिखेगा, इवेल्यूएट करो कॉन्ट्रैक्ट को, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिटरमिन करो, मिनिमम बिड प्राइस डिटरमिन करो, लेकिन यूज़ करो रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स, या यूज़ करो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल्स। तो ये निशानी होगी कि आप इस चैप्टर में, ठीक है। आज आधे बच्चे रह गए पिछली क्लास से, हालांकि आज ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास थी, पर वो इतने खुश हो गए ना पिछली क्लास के बाद, चलो कोई नहीं, खुश तो हो गए, कॉन्फिडेंस ही चाहिए इस वक्त आप, लेकिन आज ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास लग रही है मुझे। चले, मर्जी है ਤੁਹਾਡੀ। अच्छा जी, कंप्यूट करें मिनिमम प्राइस पर यूनिट। अब टोटल ही कर लेंगे, अगर टोटल में हो गया तो फिर एंड पे पर यूनिट भी कर लेंगे। तो मिनिमम प्राइस का मतलब क्या है, ओनली रेलेवेंट कॉस्ट, ठीक है, रेलेवेंट कॉस्ट ही हमारी मिनिमम प्राइस होती है, पता है। या फॉर्मेट पे जाऊं, ये जनाब 3 तरह के सवाल थे, ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है। तो जिसमें से उसने क्या कहा है, मिनिमम बिड प्राइस बताओ। तो मिनिमम बिड प्राइस क्या है, रेलेवेंट कॉस्ट, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो तो इन्हीं के अंदर ऐड कर दें, और अगर इवैल्यूएशन करनी हो तो रेवेन्यू में से कॉस्ट को लेस कर दें। क्वेश्चन पेपर दिया था ना कल, क्यों नहीं संभाल के रखा, परसों यार मैंने उसे कहा था क्वेश्चन पेपर्स ला दें, तो फिर बुलावा ना उसको, उसे को इधर बैठे, आज मुझे गुस्सा ना चढ़ाया आखिरी दिन, वो भी अपने काम में लगा। असल में उसको कहा था रिसेंट टाइम वाले मेरे लास्ट लेक्चर से देख के सॉल्यूशंस, पता नहीं आप वही कर रहा हो, अल्लाह करे, बुलाओ ना ज़रा, पूछते भी हैं भाई। आ जाएगा हैंड आउट, अभी आ जाता है। देखिए भाई कहीं पे एक्स्ट्रा पड़ा है, पीछे देख लो, इजाज़ पड़ा है तो पढ़े हैं तो इजाज़ भाई ले जाए, दे जाए ना यार। अब आपको क्या नवा खत लिखा था वखरा जी। जी, रेलेवेंट कॉस्ट अप्रोच को यूज़ करते हुए हमने मिनिमम बिड प्राइस निकालनी है। मुझे पता था, इसलिए मैंने उसे कहा है कि यार सवाल भी ले आओ और पेपर भी ले आओ, बच्चे तो घर भूल आए होंगे, खो दिया होगा उन्होंने। रिंग लिमिटेड एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स। अच्छा, ये करता ही क्या काम है, कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स बनाता है। इन जनवरी 2020 RL एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद गैमा लिमिटेड GL फॉर मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ 3500 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट जिंग एट 4000 पर यूनिट। ये सेलिंग प्राइस उसने पर यूनिट दे दी। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने मुझे क्या कहा है, मिनिमम बिड प्राइस बताओ, ठीक है, जो कि उसने कोट करनी है, ठीक है। RL प्लेस, RL कौन है, हम RL रिंग लिमिटेड प्लेस द ऑर्डर ऑफ रॉ मटेरियल AA2 एंड सप्लायर एग्री टू सप्लाई द मटेरियल इन सेकेंड वीक ऑफ मार्च। अब भाई ये जनवरी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 3500 स्पेशल किस्म के जिंक बनाकर भेजने, जिसके लिए हमें AA2 मटेरियल चाहिए होगा, जिसको हमने प्लेस कर दिया है ऑर्डर जिसका, और सप्लायर ने कहा है कि मार्च के दूसरे हफ्ते में पहुंच जाएगा आपको शिपमेंट। RL ऑल्सो हायर्ड स्किल्ड लेबर, हायर कर ली है, जिससे तैयारियाँ चल रही हैं, ज़ाहिर है। स्किल्ड लेबर इस ऑर्डर के लिए अलग से जो चाहिए थी वो भी हायर कर ली है, ठीक है जी। और जिंक की प्रोडक्शन के लिए स्किल्ड लेबर हायर हो गई है, और प्लेस कर दिया था ऑर्डर, हायर कर ली थी लेबर, पर वो नहीं आया मोहम्मद बख्शा। फरवरी 2020 के अंदर GL वेंट बैंकरप्ट। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे सवाल थोड़े से ख़त्म करना है, यहीं तो सवाल शुरू करना है उसने। फिर अब उसने कहा आप बड़े परेशान हैं, परेशान इसलिए हैं कि लेबर हायर कर चुके हैं, मटेरियल का ऑर्डर दे चुके हैं, नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट्स तो बाइंडिंग होते हैं, आप फंस जाते हैं।
ठीक है। अब क्या हुआ, कहते हैं जी रिसेंटली सिग्मा इनके पास आया, यानी कि वो कहानी ख़त्म हो गई, ये वाली कहानी ख़त्म। ये वाली कहानी ख़त्म, सिग्मा आ गया। सिग्मा ने क्या बोला है कि आप 3500 यूनिट्स दे दो मुझे डी जिंग के, जिंग नहीं, थोड़ा डिफरेंट किस्म का जिंग है, ज़ाहिर कस्टमाइज प्रोडक्ट्स बनाते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे इस तरह का नहीं, इस तरह का जिंग चाहिए, विच इज़ आ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ जिंक। चलो थोड़ा सा सांस में सांस आई, शायद मटेरियल यही यूज़ हो जाए, शायद लेबर यही लग जाए। RL कैन यूज़ ऑर्डर्ड रॉ मटेरियल एंड हायर्ड स्किल्ड लेबर फॉर दिस। शुक्र है, बचत हो गई। कैन यूज़ ऑर्डर्ड रॉ मटेरियल एंड हायर्ड स्किल्ड लेबर फॉर दिस प्रोडक्ट। द प्रोडक्शन, अच्छा एक बात ज़हन में रखो, अभी ऑर्डर किया है अभी मटेरियल आया नहीं है, ये फरवरी के अंदर बैंकरप्ट हो गया है और रिसेंटली उसने अप्रोच भी कर लिया है, सिग्मा ने भी, अभी वो मार्च के सेकंड वीक में आना था। इसलिए खुदा ना खास्ता ये ना समझ लेना कहीं कि संक कॉस्ट हो गई। जो हो संक कॉस्ट कहते हैं जो आप परचेज कर चुके थे। हाँ, एक बात बता दूं, अगर आपको डी जिंग एवेल्यूएट करना है तो आपको बिल्कुल मटेरियल की परचेज कॉस्ट देनी चाहिए, रेलेवेंट कॉस्ट। लेकिन एक बात बता दूं, डी जिंग ना आता और कोई सवाल में पेनल्टी आ गई ना, तो वो पेनल्टी आपको देनी पड़ती। अगर पेनल्टी हुई तो वो सेविंग भी आपको डी जिंग के सिग्मा वाले कॉन्ट्रैक्ट से मिल रही है, देखेंगे इंशाल्लाह। द प्रोडक्शन ऑफ डी जिंग विल टेक 3 मंथ्स, 3 महीने चलनी है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन प्रोवाइड इन दिस रिगार्ड। अच्छा अब देखो मैं तो कहता हूँ ऐसे काम नहीं होना, मैं एक बार पढ़ाऊँ। अच्छा ज़रा क्विकली पढ़ लेते हैं, क्विकली। आप लोगों ने पढ़ा है? आप इधर पॉज करें, आप लोग 2 मिनट के अंदर इसको रीड करें जी। पढ़ने का टाइम दिया था, इन लोगों ने मेरे साथ गप्पें लगाई हैं ऑनलाइन वालों, तो छेड़ें, अब फ़ायदा कोई नहीं है, मैंने फिर ऑन कर लिया है। मैं बस इतना ही पढ़ा रहा हूँ मशीनरी के बारे में। अभी रेलेवेंट कॉस्ट के प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, देख लेते हैं, एडजस्टमेंट में आते हैं। फिर डायरेक्ट मटेरियल है, 3 तरह के मटेरियल यूज़ होने हैं, एक तो AA2 है जिसकी बात हो रही थी, इसके अलावा भी 2 और मटेरियल्स हैं। फिर डायरेक्ट लेबर है, स्किल्ड भी है, शायद सेमी स्किल्ड भी है, और वेरिएबल ओवरहेड्स भी हैं, होगी बीच में। बहरहाल अब ये 1 बाय 1 देखते चलते हैं। बात सिर्फ यहाँ से शुरू होगी कि 3500 यूनिट्स के लिए हमने अब इवैल्यूएशन करनी है, वो 3500 डी जिंग के, नॉट जिंग, ठीक है। चले और कहानी शुरू करते हैं अब यहाँ से, मशीनरी से। दिमाग के अंदर आपने अपने दिमाग के अंदर फॉर्मेट क्या बनाया, मैं नहीं दिखाना चाह रहा फॉर्मेट आपको, सवाल दिमाग में करना है। मैंने अभी आज जब ब्रेक के बाद आना है ना, बल्कि ब्रेक से पहले, इसके बाद जब मैंने वो आपको शट डाउन वाला सवाल कराना है, आई वुड सजेस्ट ब्रेक में पढ़ो। अगर ब्रेक में नहीं पढ़ना तो आते साथ पहले मैंने फिर भी पढ़ाना है, और मैं आपको कहूँगा सोचो आपने क्या करना है, फ़ायदा उसी से ही होना है आपको। फिर चलो सवाल मैंने कर लिया तो आपने क्या सोचा, सोचें दिमाग में कि 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा सवाल पढ़ें कि यार जैसे हम करते थे सवाल, क्या उस तरह से कोई चीज़ बन सकती है, चल सकती है। अपनी एक फॉर्मेट है, अपनी एक अप्रोच है, बस उस पर चलो अल्लाह का नाम लेके, तो चलने वाले कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएंगे। और जो बैठे रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा रिंग लिमिटेड है, ये कौन सी अटैम्प्ट का है, स्प्रिंग 20 का, बस वो क्वेश्चन 4 अब आप लिख लीजिए जी। इवैल्यूएशन ऑफ, बल्कि नहीं, क्या था, मिनिमम बिड प्राइस, मिनिमम बिड प्राइस ऑफ 3500 डी जिंग, ठीक है जी। तो भाई देखें, कुछ बच्चों ने मुझे अभी ये ब्रेक में भी कहा है, ऑनलाइन वाले भी सुन ले, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो चलते चलते बंदा कहता है कि मैं फिर करवाऊंगा, फलां टॉपिक के बाद करवाऊंगा। अगर ऐसे कोई भी सवाल रहते हैं तो आप लोग अब खुद करेंगे, कोई क्वेश्चन हो तो जूम मीटिंग में मुझसे पूछ लेंगे। यार ये मार्कर चेंज किए उन्होंने, किधर है चेंज, ये चेंज वाले हैं, देख लो। तो वो आपने खुद कर लेने हैं। जैसे फैसल इंटरप्राइज एक सवाल FOH के अंदर था, ऐसे ही इन्वेंट्री वैल्यूएशन में एक मेहनती वाला सवाल था, ऐसे कुछ सवाल हैं, सॉल्यूशंस उनके मौजूद हैं। आपने जो भी सवाल, मैंने यही कहा कि आप मुझे वो सवाल, ये सवाल, वो सवाल नहीं करिए। जो 2-4 सवाल रहते भी हैं, अगर
150-200 सवालों में से, वो आप खुद करें और उसको करके यूँ समझ लें कि बस वही है आपका टेस्ट है, बस ठीक है। आगे पर्चे में जो एक मुश्किल सवाल आना है, जो बाकियों से आपको बहुत मुश्किल लगना है, ये वही सवाल है। आधा भी सही कर लें तो ठीक है, सोल्यूशन को देखें, समझ ना आए तो फिर जूम मीटिंग्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि एक हद है काम करने की, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता, ठीक है। इस एक एंडलेस मतलब एफर्ट है, करते जाएं तो और करते जाएं और करते जाएं और करते जाएं, लेकिन एक जगह पे हमें लिमिट करना पड़ता है। गिवन टाइम है, गिवन टाइम के अंदर हमने रहते हुए चीज़ों को करना है, और पर्चे भी हैं, फिर सिलेबस पूरा किया है, पर्चा तो फिर आ रहा है आगे, उसकी तैयारी भी करनी है। एक नहीं है, 2-2 3-3 4-4 पर्चे हैं बच्चों के, तो सारी चीज़ें हैं साथ साथ। 4 महीने का 4.5 महीने का बैच है, साल का भी नहीं है, तो ये सारी चीज़ें सामने रखते हुए कोई 2-3 सवाल अगर पूरी किताब में ऐसे हों मिल जाएं आपको, ज़रूर कीजिएगा, बहुत फ़ायदा देंगे। ओके जी, ठीक है। ऐलान ख़त्म हुआ और सवाल शुरू हुआ। मेरे बच्चों, रेलेवेंट कॉस्ट लेनी है। मिनिमम बिड प्राइस मीन्स रेलेवेंट कॉस्ट्स, रेलेवेंट कॉस्ट्स। रेलेवेंट कॉस्ट में अब 1 बाय 1 शुरू करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है पहले मटेरियल फिर लेबर फिर ओवरहेड्स, जो पॉइंट पहले आ जाए कर दो, ठीक है। सवाल आपने पूरा पढ़ लिया है, इसलिए मैं तो बस डायरेक्ट एडजस्टमेंट्स पे आ गया हूँ। 2 दफ़ा सवाल पढ़ने, ये तो सवाल ऐसे हैं, ये वाले सवाल होते रेलेवेंट कॉस्टिंग का जैसे है, जो एक बार पढ़ के भी चीज़ समझ आ रही होती है, स्टिल 2 बार पढ़ें पर्चे। और डिसीजन मेकिंग के बाकी जो सवाल होते हैं, वो अक्सर ऐसा होता है कि 2 बार नहीं 3 बार नहीं 4 बार भी पढ़ना पड़ सकता है। तो उस पढ़ने से ना घबराना, उसी नहीं आपको किसी ट्रैक पे डालना है। जब वो सोच बन जाएगी तो एक तरफ चल पड़ो, शायद पूरा सही फिर भी ना हो, लेकिन मैक्सिमम सही होगा इंशाल्लाह। क्योंकि जैसे शट डाउन अभी आपको ब्रेक के बाद कराऊंगा, एक फॉर्मेट है, 3 बार सवाल पढ़ा, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, जो हमने पढ़ा था, कंटिन्यू करेंगे तो ये कॉस्ट है, शट डाउन करेंगे तो ये कॉस्ट नहीं है, कंटिन्यू करेंगे तो ये रेवेन्यू है, शट डाउन करेंगे तो ये रेवेन्यू है। अब एक बार पढ़ा, वो सोच कुछ बनी, समझ नहीं आ रही यार, दूसरी बार पढ़ा, तीसरी बार पढ़ा, चौथी बार आप कुछ ना कुछ समझ कर शुरू करते हैं। वो कुछ ना कुछ समझ होती है, असल में वही ट्रैक होता है जिसने आपको लेके चलना होता है, जो आराम से पासिंग मार्क्स मुश्किल सवाल में भी देते हैं, वरना आसान सवाल तो है ना। एफओएच जैसा सवाल अभी किया हमने, जैसा सवाल इन्वेंट्री ईओक्यू वाला किया था, जैसा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाला किया था, प्रोसेस कॉस्टिंग वाला किया था, ये वो सवाल होते हैं जिसमें ये नहीं सोचना पड़ता, बस फॉर्मेट है, पक्का पकाया डेटा है, शुरू करते हैं। कोई 2-4 चीज़ें नहीं भी मिलती उसमें से, तो वो आसानी से आपको 80% तक मार्क्स दे के निकल जाते हैं। तो पर्चा ऐसे ही होता है, ठीक है। चलें जी, मशीनरी, स्पेशलाइज्ड मशीनरी हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए जी? स्पेशल। अब्दुल्ला चुप कर जाओ, बस अभी अभी क्लास शुरू हुई है हमारी, तकरीबन कुछ 3 घंटे पहले। स्पेशलाइज्ड मशीनरी विल बी नीडेड टू प्रोड्यूस डीजिंग, ठीक है जी। अब फॉलोइंग प्रपोजल्स आर अंडर कंसीडरेशन। अब मैं सबसे पहले क्या ले लेता हूँ, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड मशीन, ठीक है। तो स्पेशलाइज्ड मशीन की रेलेवेंट कॉस्ट ले लेते हैं। अब उसमें 2 ऑप्शंस मौजूद हैं, कहता है लीज करो यानी किराए पे लो, लेकिन कितने अरसे के लिए, मंथली लीज रेंटल कितना है, लेकिन आप फ्रंट पेमेंट भी करनी पड़ेगी, रिफंडेबल है लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट की। भाई रिफंडेबल सही, कहीं से नहीं तो करना पड़ेगा ना। अब वो कहता है आप फ्रंट पेमेंट को रनिंग फाइनेंस से हम जो है वो 20% जो रनिंग फाइनेंस हमारा है उससे फाइनेंस देंगे। मतलब इस ऑप्शन के अंदर, अब देखो सवाल है ना, सवाल में समझ आ रही क्या करना है। अगर आप ये वाली मशीन लोगे तो आपको पर मंथ 2.5 लाख रुपए किराया देना पड़ेगा, लेकिन ये वाली कंपनी कहती है कि आपको हमें इस मशीन की सिक्योरिटी के तौर पे 50 लाख जमा कराना है, मशीन 3 महीने बाद वापस करोगे 50 लाख सिक्योरिटी वापस कर देंगे। लेकिन अब ये भाई रेंटल है ना, वो 2.5 लाख महीने का, मशीन नहीं 2.5 लाख की, ठीक है। बाकी उसकी मर्जी है, वो 2.5 लाख की मशीन पे 50 लाख डिपॉजिट में दे, आप ना लो यहाँ से जाके, उसकी मर्जी की बात है, ठीक है। अच्छा 50 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट कहीं से अरेंज तो करना पड़ेगा कि नहीं, ठीक है। वो कहाँ से करना है, उन्होंने कहा बैंक से ले लो और उसके ऊपर इंटरेस्ट दे दो। अब कितने महीने का इंटरेस्ट बैंक का, इसकी वजह से 3 महीने का 50 लाख रुपया, अब वापस आएगा तो बैंक में जमा करा देना, ठीक है। तो भाई पहला ऑप्शन जो बना, रेलेवेंट कॉस्ट की वर्किंग कर लेंगे हम मशीनरी की, तो जो पहला ऑप्शन बन रहा है
पहला दूसरा, दो ऑप्शन हैं। लेकिन साथ ही एक बात कर रहा है, एज पर लीज टर्म्स मंथली मेंटेनेंस 15,000 की जो है विल बी बोर्न बाय लेस। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन 1 में 2,50,000 का किराया है, 50 लाख इंटू 20% इंटू 3/12 का इंटरेस्ट। इंटरेस्ट फिक्स कॉस्ट होती है अहमद भाई, इंटरेस्ट फिक्स कॉस्ट होती है। क्यों? यूनिट्स के बदलने से नहीं बदल रही, लेकिन ये इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से है, इसलिए इंक्रीमेंटल है। रेंट पर मंथ फिक्स कॉस्ट है, मैंने कहा कहीं धोखा ना खा जाना, रेंट पर मंथ फिक्स कॉस्ट है, लेकिन ये मशीन ला ही क्यों रहे हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, इसलिए इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट है। ओके, हाँ, ये वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। ओके, ले जी, देखो मशीन आएगी, रॉ मटेरियल 3 तरह के हैं, लेबर 2 तरह की, शायद 3 तरह की भी हो जाए, वेरिएबल ओवरहेड। यहाँ पे कहीं कहानी, चलो यार इधर ही कर लेते हैं, डॉक हमें हो, बच गई जगह तो बच गई, एंड पे देख लेंगे। ठीक है, तो वर्किंग नंबर 1 क्या है जी? हायरिंग कॉस्ट निकालेंगे, क्योंकि यही है मेरे लिए रेलेवेंट कॉस्ट। अगर मैंने किराए पे कोई एसेट लेना है तो हायरिंग कॉस्ट इज माय रेलेवेंट कॉस्ट। ठीक है, तो हायरिंग कॉस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड मशीन जो है इसकी वर्किंग कर लेते हैं जी। 2 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए में क्या है जी? रेंटल 250 इंटू 3,000 में चल रहा है सवाल मेरा जी, 750 रुपये रेंट आ गया। लेकिन इसके लिए आपको डिपॉजिट कराना पड़ेगा 50 लाख जमा मशीन वाले को, और वो डिपॉजिट वाले पैसे आपको मिलेंगे कहाँ से? बैंक से, जिस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फिक्स कॉस्ट है। सीवीपी वाला टेबल कोई आम टेबल नहीं है, यहाँ पे रेलेवेंट कॉस्ट के प्रिंसिपल्स पढ़े हैं कि फिक्स कॉस्ट एग्जिस्टिंग है तो इररेलेवेंट, और अगर फिक्स कॉस्ट इंक्रीमेंटल है तो रेलेवेंट। फिक्स कॉस्ट किसे कहते हैं ये उस टेबल ने बताया। वो टेबल सिर्फ सीवीपी के लिए नहीं था, वो टेबल सारे सीएमए के लिए था। बड़ा कीमती टेबल था सीवीपी वाला, तभी तो बेसिक से दिखाना शुरू किया था, याद करो, हालांकि उस वक्त पढ़ा भी नहीं हुआ था। सही है, बात समझ आ रही है? ठीक है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस ये एक फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में क्या फ़र्क है अहमद भाई? वेरिएबल कॉस्ट उस कॉस्ट को कहते हैं जो पर यूनिट सेम हो को छोड़ो, जो आउटपुट के साथ वेरी करे, विच वेरीज विद, आउटपुट नहीं बोलना चाहिए था, विच वेरीज विद वॉल्यूम, यूँ बोलना चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम प्रोडक्शन हो चाहे सेल हो, बढ़ने से कम होने से, ठीक है, वॉल्यूम के चेंज होने से जो चेंज हो, एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से जो चेंज हो, वो वेरिएबल है। क्या फाइनेंस कॉस्ट एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से चेंज होती है? आप 3 यूनिट बनाएं इस मशीन पे या 3,000 यूनिट बनाएं, बैंक को तो आप 50 लाख के ऊपर 20% इंटरेस्ट ही देंगे साल का। ठीक है, हाँ, लेकिन चूंकि ये फिक्स कॉस्ट इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आई है, इसलिए ये रेलेवेंट होगी डीजिंग के लिए। ठीक है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ना होता, ये मशीन ना होती, तो ये डिपॉजिट ना लेते, बैंक से लोन ना लेते तो इंटरेस्ट ना देते। तो इंटरेस्ट इज अ फिक्स कॉस्ट, बट दिस इज इंक्रीमेंटल टू दिस कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो कितना ही लोन लेंगे? 5 मिलियन, 1000 में चल रहा है काम, इंटू 20%, लेकिन ये पर एनम होता है। उसने पर एनम लिख दिया है, ना भी लिखे तो इंटरेस्ट रेट्स हमेशा पर एनम ही होते हैं। ठीक है, सवाल शुरू हो गया, मैं भी थोड़ा सा बेहतर हो रहा हूँ जी। 3/12 कसम से आप लोगों ने पूरा घंटा दिमाग अजीब से ही कर दिया था, बोल बोल बोल। पता नहीं अब उससे फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ है, पता नहीं, हुआ होगा अल्लाह करे, क्योंकि ये स्पीड से चल रहा है मुझे लग रहा है जी। 250 और मेंटेनेंस कॉस्ट तो डैश लगा देता हूँ, टेंशन ना लो, इसलिए लिख दिया कि अगले की तैयारी हो जाए। ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है इसकी। ठीक है जी, जी बेटा नहीं, हमें सेव नहीं होगी। हमें क्यों सेव होगी? हमने ये मशीन लेनी है, उस पर किराया देना है, हमारी ये रेलेवेंट कॉस्ट है। दूसरी मशीन लेनी है, उस पर मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, तो उसकी मेंटेनेंस में तुम्हारी कॉस्ट है। सेविंग क्यों होनी है? हमने क्यों ये करनी थी जो बच गई? हमने मशीन किराए पे लिया, उससे किराए में डाला हुआ है। ठीक है, हमारी मशीन नहीं है कि इस कॉन्ट्रैक्ट पे लग गई
चल गई तो रिपेयर नहीं करनी पड़ेगी, ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्यों जमा करा रहे हैं बेटा? मशीन किराए पे देनी है, देखो पढ़ो, वो कहता है लीज मशीनरी 3 महीने की मंथली रेंटल इतना है और अप फ्रंट पेमेंट है रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट की, अप फ्रंट पेमेंट रिफंड हो जाए, फाइनेंस करेंगे इधर से, एज पर लीज टर्म मंथली मेंटेनेंस वो खुद करेगा। अब ये मशीन अगर ये वाली मशीन अगर लेनी है तो ये लोन भी लेना पड़ेगा बैंक से। बेटा हमारी कॉस्ट सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं है, हमारी कॉस्ट फिर भी नहीं है, हमारा एसेट है। रिफंड जब होगा तो वो एसेट वापस रिडीम होकर कैश बन जाएगा। आप क्यों नहीं बात समझ रहे हैं? हमने 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 50 लाख रुपए को एक्सपेंस तो नहीं बनाना, 50 लाख रुपए हमारी अमानत है, कैश क्रेडिट बैंक से पहले लिया। मैं तुम लोगों को ना उड़ा देना आज, हाँ आखिरी दिन जी, मोकल शोकल देखता हूँ फिर मैं खुद भी अच्छा अच्छा, सुने 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 मेरी बात सुने, बात कहाँ पे थी? हाँ कहाँ पे थी? तुम लोग गु 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 हाँ, सिक्योरिटी डिपॉजिट 50 लाख रुपए बेटा जो है ये हमारी कॉस्ट नहीं, हमने बैंक से लोन लिया, कैश डेबिट हमारे पास, लोन टू बैंक क्रेडिट, हमारे पे लायबिलिटी बन गई। अब ये कैश हमारे पास पड़ा था, हमने ये लेसर को दिया जिससे मशीन लेने गए, मशीन किराए पे लेने गए, उस बंदे को, सप्लायर को, उस रेंट देने वाले को, रेंटल वाले को दिया, ठीक है। तो हमने उसको पैसे दे दिए कैश क्रेडिट। अब ये क्या है? एडवांस सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये डेबिट हमारा एसेट है। 3 महीने बाद ये एसेट वापस आ जाएगा तो कैश डेबिट सिक्योरिटी डिपॉजिट क्रेडिट, और फिर ये वापस बैंक में जमा करा देंगे तो लोन डेबिट कैश क्रेडिट। इसका क्या मामला है? मामला ये कि 3 महीने जो इस पैसे को बैंक से लेकर उधर देकर फिर बैंक को वापस, के बैंक ने 3 महीने की उसकी कॉस्ट लेनी है। वो क्यों पड़ी है? वो इसलिए पड़ी है कि ये मशीन किराए पर लेने के लिए हमें डिपॉजिट देना पड़ा, इसलिए इस मशीन वाले ऑप्शन पर जाओगे तो ये 3 महीने का इंटरेस्ट भी आपकी रेलेवेंट कॉस्ट है। ये ऐसे ही सिंपल है, ओके। लेकिन चूंकि इंटरेस्ट आपकी उस लिस्ट में नहीं था इसलिए आपने इसको पकड़ लिया। अभी लिस्ट पड़ी है ना पूरी रेलेवेंट कॉस्ट, ठीक है, लेकिन इसीलिए मैंने इसके ऊपर बहस की। समझ आई है बात? कोई मसला तो नहीं? चले, यार आप लेसी ही हैं भाई इस केस में, भाईजान आप लेसी हैं। अच्छा ये कॉस्ट अगर लेसी बोर्न करेगा तो अगला पॉइंट पढ़ लो, तुमने मेरा सवाल नहीं पढ़ा, सवाल पढ़ा होता तो दूसरे ऑप्शन में वो तुमने भरनी है, ठीक है। नहीं नहीं, इसने बीला पढ़ लिया है, इसने फिर भी कुछ नहीं पढ़ा। ये है, ये वो है कि ये पढ़ के भी कुछ नहीं पढ़ा होता इसने, ठीक है। ये सिर्फ त्राह निकालने के लिए उस्ताद के दुनिया में आया है। अच्छा डरा खुद फिर रहा होता है, सर पता नहीं क्या बनेगा, मुझे जितनी बार मिलता है पता नहीं क्या बनेगा, मैं कहा कुछ नहीं बनेगा यार, क्या बनेगा, हद होगी, तू मैनू भी डरा लिया है बार बार कह के, पता नहीं क्या बनेगा। इतना तो मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं डरा था अपने पेपरों में जितना तुमने मुझे डरा दिया है। पता नहीं सर क्या बनेगा, इधरों आंदा पता नहीं सर क्या बनेगा, तुम्हारा ऐसे सोचोगे तो मकबरा ही बनेगा। सुनो, लीज करो भाई मशीनरी को लीज करो 1,60,000, लेकिन अब दूसरा बंदा जो है वो कहता है मैं 6 महीने से कम किराए पे नहीं दूंगा, मजबूरी है, अब ऑप्शन है। अच्छा इसमें अब एक फ़ायदा हो सकता है, ये सवाल किए थे हमने, इसमें एक फ़ायदा ये हो सकता है 3 महीने अगर हमने इस्तेमाल करना है तो बाकी 3 महीने किसी और किराए पे देंगे तो वो बचत भी हो सकती है। एनीवेज फिलहाल तो लीज़ कर लो मंथली रेंटर पे 1,60,000, लेकिन मिनिमम टाइम कितना है? 6 महीने, इससे कम पे वो नहीं देता। इन दिस केस मंथली मेंटेनेंस 20,000 भी लेसी की है, लेसी अगर होता इधर तो यही होता, तो ये आपने RL ने बर्दाश्त करने, तो ये मेंटेनेंस कॉस्ट भी रेलेवेंट है, ठीक है। विच विल बी इनकर्ड ओनली इन द मंथ इन विच मशीन इज। अच्छा अब कहीं पे उसने ये लिखा नहीं है कि हम आगे किराए पे दे सकते हैं, देंगे, और अगर लिखा होता तो दे देते। अब बस यही है, ये एक तरह से हमने देखा था, एक सवाल आया था जिसके अंदर मैं आपको कहा था, शुरू वाले सवालों में था गालिबन, ये टारगेट कॉस्टिंग में था या कहीं पे रेलेवेंट में था, जब मैंने आपको कहा था कि देखो बेटा आपको मिसाल के तौर पे 50 फुट तार चाहिए और एक रोल में 60 फुट तार है, दुकानदार कहता है मैंने तो पूरा रोल ही बेचना है, तो आप लेकर आओगे 60 फुट तार के पूरा रोल,
लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में 50 ही इस्तेमाल होना है, बाकी 10 बच जाएगा, ठीक है रख लेना, वो अगली दफ़ा के लिए वो ऑलरेडी इन स्टॉक बन जाएगा। लेकिन आपकी इस कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट 50 नहीं 60 रुपये 60 फुट तार की कॉस्ट होगी। ये नेचुरल है, बिल्कुल बात ऐसे ही है। इस कॉन्ट्रैक्ट पे आप 60 लगा नहीं भी रहे, आपको मिनिमम क्वांटिटी ही 60 की मिल रही है, तो चाहे आप 50 भी लगाओगे, खरीदनी आपको 60 ही पड़ेगी। इसी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे खरीद रहे हो, बात समझ आ रही है। ऐसे ही आप बेशक 3 महीने के लिए इस्तेमाल करो इस मशीन को, ये वाला सप्लायर कह रहा है मैंने ये मशीन देनी ही 6 महीने किराए पे है, बाकी 3 महीने बेशक फारिग पड़ी रहे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब 1,60,000 एक ऑप्शन तो है ना, चेक कर लेते हैं, हो सकता है ये बेहतर हो जाए, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट वाला चक्कर नहीं है, इसमें ये एडवांस भी नहीं मांग रहा, ये हमसे डिपॉजिट भी नहीं मांग रहा। तो देख लेते हैं, तो डिसीजन लेते हैं अभी। तो ऑप्शन बी क्या है, रेंटल 1,60,000 का, लेकिन 6 महीने का कितना 960 रुपये इसको दे दो, और मेंटेनेंस भी आपको पड़ेगी, लेकिन 6 नहीं करना 3 कर दो, क्योंकि भाई 6 नहीं करना अब्दुल्ला भाई, 6 महीने मेंटेनेंस नहीं करनी, 3 महीने चलेगी तो 3 महीने मेंटेनेंस होगी ना। उसने आगे लिखा हुआ था मेंटेनेंस कॉस्ट बोर्न बाय आरएल होगी, लेकिन ये सिर्फ कब इनकर होगी, विच विल बी इनकर्ड ओनली इन द मंथ्स इन विच मशीनरी इज ऑपरेटिव, और मशीनरी विल बी ऑपरेटेड फॉर 3 मंथ्स, क्योंकि डी जिंग ने 3 महीने लेने थे बनने में। हाँ, अगर सब लीज का ऑप्शन होता, अगले 3 महीने किराए पर दे सकते, तो फिर हम उसकी इनकम भी लेते, यहाँ पे माइनस करते, और 6 महीने में फिर मेंटेनेंस भी रखते। लेकिन सवाल में उसने दिया ही नहीं है, मज़ा आता सवाल के अंदर वैसे उसको ये देना। देखो कहीं दिया हुआ तो नहीं, आपने सारा सवाल पढ़ा है, मैंने तो नहीं पढ़ा, नहीं है, चले ठीक है। तो कोई ऐसी बात होती है जैसे क्वेश्चन में कि बाद में 3 मंथ्स जो है ये आइडल पड़ी रही है मशीन, तो पड़ी रही है उस पे हमें कोई कॉस्ट पड़ेगी? पड़ेगी तो बता देगा, अभी तो कोई नहीं बता रहा। देखो अगर ये वाली मशीन 6 महीने के लिए आती, अगर ये वाली मशीन 6 महीने के लिए आती, और इस मशीन का किराया तो 6 महीने का पड़ना ही था, अब ये 3 महीने वेली रहनी थी, लेकिन इसके वेले रहने पर इंटरेस्ट फिर भी आना था, इट मे हैपन, वो सब जाहिर सी बात है, रेलेवेंट होता। कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको ये इनकर करना पड़ा है, ठीक है। अच्छा जी, समझ आ रही है। 1020। अब 2 ऑप्शंस आ गए जी, मशीन ए, ऑप्शन ए की तरफ जाएं या बी की तरफ? ए है एक तरफ और दूसरी तरफ बी है, तो लोअर क्या है? अब ये कॉस्ट है या बेनिफिट है? कॉस्ट है या बेनिफिट है? तो कॉस्ट में लोअर ऑप्शन, और अगर ये बेनिफिट होता तो फिर हाई। तो कॉस्ट है, तो हमने यहाँ पर लिखा लोअर ऑफ ए और बी, तो हमारे पास आ गया 1000। तो ये हमने जाकर लिख लिया अपने सवाल के फेस पे, रेलेवेंट कॉस्ट। ये क्या ऊपर हेडिंग देनी, मैं बार बार ये लिख देता हूँ, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड मशीन, ठीक हो गया जी। वर्किंग नंबर 1, 1000 रुपीज़ इन 1000। दूसरे वाली महंगी पड़ रही है, तो पहले वाले ऑप्शन पे जाओ, उसको डिपॉजिट जमा कराओ, इंटरेस्ट दे दो, 3 महीने का किराया दो, ठीक है अहमद भाई, समझ आइए, बड़ी गल है। नेक्स्ट, लो जी मशीनरी गया। नेक्स्ट, कितनी देर की होगी रिकॉर्डिंग भाई? यार ये लंबी हो रही है रिकॉर्डिंग, बस एक टेंशन हो रही है मुझे, 1 घंटा 40 मिनट। चलो ऐसा करो, हम ब्रेक नहीं करते, लेकिन पार्ट को ब्रेक कर दो,